सोचने में मौजूद होता है। वेलकम डॉक्टर तरुण कोठारी जी। सभी लोग आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अब तक हम जो है पंत प्रधान जी की बात सुनते आए हैं कि मन की बात, लेकिन जनता के मन की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये समय 4 जून को हम हमारे मन की बात कहेंगे और आह्वान करेंगे पंत प्रधान जी को कि ये सुने हमारी बात। मैं डॉक्टर कोठारी जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका जो संभाषण चालू करें। डॉक्टर तरुण कोठारी जी के बारे में तो किसी को कुछ इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुरुआत में जब ये कोरोना का षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ था तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी जी खास फोरफ्रंट पे थे, जिन्होंने पूरे दुनिया को, पूरे भारत को अवगत कराया कि एक बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र में से हमें बचना है। और फिर ज्यादा से ज्यादा लोग अवेक हो गए और अवेकन इंडिया मूवमेंट जो है एक बड़ी तादाद में लोगों को डेली अवेकन करता है। और अब हमें डॉक्टर तरुण कोठारी से सुनने का मौका मिल रहा है। कोठारी जी प्लीज। डॉक्टर अभय, आप कंटिन्यू कीजिए, 5 मिनट कंटिन्यू कीजिए, बात करते हैं। 5 मिनट बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जन आंदोलन है, इसमें सिर्फ जो भारत की जनता को जो परेशानी हो रही है उसको ही रखा जा रहा है कि इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर संगठन नहीं है, सभी संगठन इन्वॉल्व है और जो मुद्दे हैं उनको लेके हमको आगे बढ़ना है। और जितने हम एकजुट होके इसको आगे बढ़ाएंगे उतने ही सक्सेस मिलेगा हमें। गवर्नमेंट उधर एक जनता की ताकत देखना चाहती है और जनता की ताकत के सामने गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ते हैं। इवन कोर्ट जो भी जनता की जो मांग है उस पर कोर्ट भी उसको सम्मान करती है। तो ये जो बहुत ही यूनिक जन आंदोलन है, हमको रास्ते पे उतरना ही पड़ता है। जब हमारी आवाजें ऑफिसों में नहीं सुनाई दे रही है, तो हमारे जो मेमोरेंडम है कहाँ भी कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, तो हमें पब्लिक में उतरना पड़ता है, जन आंदोलन करना पड़ता है, रास्ते पे आना पड़ता है। और दिल्ली में एक जंतर मंतर एक जगह है जहां हम ये कर सकते हैं। तो गोपाल जी को हमने पहले जो है नेशनल मीटिंग में भी सुना है अवेकन इंडिया मूवमेंट की, और इन्होंने बहुत ही डिटेल में हमको बताया। उनका जो स्टडी है सब्जेक्ट का बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही डीप है और ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन इनके इसमें नेचुरल टेंडेंसी है, तो इनका बेनिफिट हम पूरे भारतवासियों और दुनियावासी को मिल रहा है। तो जैसे कोठारी जितना योगदान दे रहे हैं, पूरा जैसे तन मन धन से इसमें जुड़े हुए हैं, सभी प्रकार के डेंजर भी झेल रहे हैं, तो इनके एक कॉल से सब भारतवासियों दिल्ली में भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो यही है एक लीडरशिप की क्वालिटी। यहाँ जो अवेकन इंडिया मूवमेंट में अंबर जी हमारे एक इंस्पिरेशन रहे हैं, वैसे डॉक्टर कोठारी जी, तो इनके एक एक कॉल पे पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ कहने से बेहतर होगा कि अवेकन लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरे को ज्यादा अवेकन करते हैं। तो कोठारी जी, आपके लिए लोग उत्सुक हैं आपसे सुनने के लिए, प्लीज। ठीक है। सबसे पहले जितने भी, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? डॉक्टर अभय, आवाज आ रही है? आप बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले जितने भी जागरूक क्रांतिवीर भाई जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत है। और आज की मीटिंग के लिए डॉक्टर अभय ने जिस प्रकार से मुझे इनवाइट किया है, मैं इनको और सभी लोगों को, पूरी टीम AIM को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
आज की अपन चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले मैं 2-4 मिनट थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं। बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और मैंने MBBS राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से किया था। MBBS करने के बाद मैंने MD किया और MD भी मैंने सरकारी मेडिकल कॉलेज RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से किया। दोनों ही मेडिकल कॉलेज भारत में बड़े प्रसिद्ध हैं और वेल नोन है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। मुझे टोटल मिलाकर के MBBS करने के बाद प्रैक्टिस करते करते लगभग 22-23 वर्ष हो चुके हैं। तो एक मेडिकल का मेरे पास एक पूरा बैकग्राउंड है। वैसे मैं छोटे से गांव का हूँ ओरिजिनली, जहाँ मेरा जन्म हुआ। वो इतना छोटा गांव था कि जब हम लोग जब गांव में थे, मैं जब 5वीं क्लास में था, आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, तब तक गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। डॉक्टर अबे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मकान कच्चा था, लेकिन मेरे पिताजी ने क्या किया ना, आगे 2 कमरे पक्के बना दिए थे। उस पक्के में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस लगा दिए थे, है ना। लेकिन गांव में बिजली नहीं थी। तो हम लोग बड़े उत्सुक थे 9-10 साल की उम्र में, ये क्या चीज़ है, ये खटका क्या है। लाइट तो थी नहीं, पर ये क्या चीज़ है मतलब। तो उसके बाद गांव में लाइट वगैरह आई होगी। तो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं गांव के लोगों को समझता हूँ। शहर में रहा हूँ, उदयपुर में रहा हूँ 10-20 साल। उदयपुर छोटा शहर है, यहाँ की समस्या को समझता हूँ। दिल्ली में पिछले 12-13 साल से हूँ, तो दिल्ली के बड़े महानगरों की क्या समस्या होती है उनको समझता हूँ थोड़ा बहुत। पहले बहुत लंबे टाइम से, करीब 15-20 वर्षों से हम लोगों को बताते हैं, पूछते हैं। जब हम किसी को कागज का नोट दिखाते थे और ये कहते थे कि इस पर लिखा हुआ है कि 100 रुपया दूंगा, मैं धारक को 100 रुपया दूंगा, आई विल पे 100 रुपीज टू गियर। तो पहले तो मैं लोगों से पूछता था, तो छोटा था, कि भाई मैं दूंगा से क्या मतलब है, क्या देगा ये तो 100 रुपये तो है, अब देगा क्या। तो कई लोगों से पूछा, किसी ने बताया नहीं, तो फिर खुद रिसर्च करी कि भाई ये तो 100 रुपये नहीं है, 100 रुपये तो कुछ और है, ये तो उसकी रसीद पात्र है। लोगों को समझाते थे, लोगों को बात समझ में नहीं आती थी, कई बार समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब कोरोना का जब कॉल आया, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हमने लोगों को बताना शुरू किया, डे फर्स्ट से, पहले ही दिन से बताना शुरू किया कि सब कुछ फ्रॉड है, कुछ नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर मैंने अपनी बात रखी। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने में कम से कम 450 ईमेल लिख दिए मैंने तमाम देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को, सचिव को, मीडिया वालों को। 450 ईमेल लिखने के बाद भी कहीं से कोई जवाब नहीं है। किसी ने ये नहीं लिखा कि डॉक्टर साहब आप ये झूठ किस आधार पर बता रहे हो। किसी ने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। तब हमने सड़कों पर उतरने का फैसला किया और जुलाई से लेकर के जुलाई 2020 में जब फर्स्ट कॉल आई थी, तो पूरे देश में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और तब AIM की टीम के लोगों ने भी जगह जगह पूरे देश में प्रदर्शन किया था। हालांकि AIM तो एक्चुअल MI तो उसके बाद बना था, लेकिन ये लोग जागरूक पहले हो गए थे। उसके बाद में 15 अगस्त 2020 को हमने मास्क जलाओ आंदोलन किया। उसके बाद से लगातार हर महीने 2 महीने में कुछ न कुछ प्रोटेस्ट, कभी महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर। अभी 30 अप्रैल को 2020 को जो प्रोटेस्ट किया, वो जंतर मंतर पर तीसरा प्रोटेस्ट था। दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किए 3 बार, और तीसरी बार तो 3 दिन और 2 रात वहीं बैठे रहे। आप सब लोगों को जानकारी है ये मेरे ख्याल से ना। इसी दौरान एक बुक भी लिखी हुई मेरी, कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का बिगेस्ट स्कैंडल एक बुक भी है, हिंदी के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है। मेरी एक बुक डायबिटीज के ऊपर भी है, कैन यू क्योर डायबिटीज, ये बुक भी है। सॉरी है, दोबारा सेट कर देता हूँ। ये मेरी एक बुक भी है, कैन यू क्योर डायबिटीज। आप किस प्रकार से घर पे बैठ करके अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। सिस्टम के चेंज के ऊपर, व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर एक बुक लिखी मैंने, नाम है तंत्र परिवर्तन। तंत्र परिवर्तन आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ये सारा काम करते करते, प्रोटेस्ट करते करते, मेरे ऊपर कोर्ट, मेरे ऊपर FIR भी हुई, 5 धाराओं के अंदर केस भी चल रहा है अभी।
मेरे ऊपर जो तमाम तरह के जो गवर्नमेंट प्रेशर्स होते हैं, अभी आज तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कई तरह के लेटर्स, कई तरह के सवाल जवाब भी मेरे पास हुए हैं, उनको जवाब भी दिया। क्लिनिक पे भी कई बार कई तरह की परेशानी आई, कई बार पुलिस आई, तो भैया आप पेशेंट शिकायत कर रहा है कि आप मास्क नहीं पहन रहे हो, बताइए, पेशेंट पुलिस बुला रहा है कि डॉक्टर साहब बगैर मास्क के पेशेंट देख रहे हैं। और तो कई चीजें, लेकिन मुझे लगा कि यार देश की जनता का जीवन और मरण का प्रश्न है, ये जीवन और मृत्यु की बात है। एक तरफ लोगों का जीवन बचाना है और एक तरफ मेरे ऊपर कोई अत्याचार होगा तो देखी जाएगी। मैंने कहा छोटे मोटे अत्याचार सहन कर लेंगे, अगर लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचाने का मौका अगर ईश्वर ने मुझे दिया है, भगवान महादेव ने मुझे ये अवसर दे दिया, तो मुझे लगा ये जो काम मेरे हाथ से हो गया, अब ये दोबारा शायद ऐसा कोई मौका मिले कि हम किसी को बचाने के लिए, लाखों करोड़ लोगों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग और भी आवाज उठा रहे थे, लेकिन बीइंग डॉक्टर मेरी बात को लोगों ने ज्यादा समझा, सुना कि एक डॉक्टर ये बात कह रहा है, और फिर हमने कुछ स्पष्टीकरण दिए, कुछ तर्क दिए, कुछ लोगों को बताया किस प्रकार से फ्रॉड है। जो बीमारी 2020 में आती है, 2017-18 में उसके डायग्नोस्टिक किट्स पहले आ जाते हैं, उसके सामान मार्केट में पहले आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी परचेस कर लेती है। 2020 मई तक आपका आधार पुणे वाला 50 करोड़ डोज बना लेता है ना। इनके पेटेंट 2015 के अंदर ही रोथस्चाइल्ड के पास मिल जाते हैं। ये तमाम बातें हमने उसमें लिखी और बताई, लोगों को समझ में आई, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं उनको जगाने में कुछ आधा % 1% भूमिका हमारी रही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट रहा, बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की। अब हम देख रहे हैं कि सरकार क्या करने वाली है। सरकार वापस से अपने एजेंडे पर चल रही है, हालांकि हम लोगों की कोशिश से थोड़ा सा उनका जो था वो थोड़ा धक्का लगा है। इनका जो लास्ट डेट थी वो थी 30 मार्च 2024 की इसकी कोरोना की लास्ट डेट थी। लेकिन हम इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मजबूर होकर के उनको लगा कि भैया इसको खत्म कर दो, तो WHO ने जानबूझ करके उसको 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। ये आप लोगों की, हमारी सामूहिक जो मेहनत हुई है, उस मेहनत की उस उपलब्धि है। अब बात करेंगे कि अभी जो 30 अप्रैल को जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें हमने 11 मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया था, और अभी जो अगला प्रोटेस्ट हम करने वाले हैं वो 4 जून को होने वाला है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 4 जून को जो प्रोटेस्ट होगा उसमें अनशन भी होगा, जनमन की बात भी होगी, और ये जन आंदोलन है ना। अब पहले जन आंदोलन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एक होता है किसी पार्टी का आंदोलन, एक होता है किसी संगठन का आंदोलन, कोई एसोसिएशन, कोई, एक होता है कि जनता का आंदोलन, जिसमें तमाम संगठन भी आ जाते हैं। वहां पर जहां पर भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर किसी एक संगठन का बैनर या एक पार्टी का बैनर को नहीं लगाया जाता। ये एक प्रकार का पब्लिक प्रोटेस्ट है, और पब्लिक प्रोटेस्ट होने की वजह से हम किसी भी संगठन या किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करते हैं, सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। हमारे क्या मुद्दे हैं, हमने पहले कई बार रखे हैं। तो अभी तक इस जो नया प्रोटेस्ट 4 जून को जो होने वाला है, उसमें 61 लोगों ने तो अनशन की अपनी ओर से स्वीकृति दी है। मैं 2-3 मिनट अगर टाइम दे तो मैं इसको एक बार लिस्ट को पढ़ दूं। डॉक्टर अभय, लिस्ट पढ़ सकता हूँ एक बार? बिल्कुल। तो 61 लोगों ने अपनी स्वीकृति दी कि वो वहाँ बैठ के अनशन करेंगे, और मुझे लगता है अभी बहुत समय है और लिस्ट पढ़ करके 125 तक जा सकती है। श्री मदन दुबे, श्री गुरुनाम सिंह चौडूनी, श्री प्रकाश पहारे, डॉक्टर ओम प्रकाश धनकर, श्री बलदेव राज सूद, डॉक्टर अभय छेड़ा, श्री MP नागर, श्री चरणजीत सिंह, श्री संजय जैन, श्री BS पुमला, डॉक्टर तरुण कोठारी, श्री संजय बक्सर, श्री ओम भारद्वाज, श्री अधिवक्ता प्रसून कुमार मिश्रा, श्री मंगत सिंह नानंदराव, श्री डॉक्टर VN उपाध्याय, श्री अधिवक्ता नरेंद्र राजपूत, श्री मनु भसीन, श्री योगेश शुक्ला योगी, श्री डॉक्टर गंगाराम तिवारी, श्री कैलावन खुटे, श्री सार्जेंट MT उस्मानी, श्री अधिवक्ता स्वर्णदीप त्रिपाठी, श्री रोकी राणा, श्री मुकेश जैन, श्री रोहित कुमार, श्री मुकेश शर्मा, श्री विनोद कत्याल, श्रीमती निर्मला पांडे, श्री कितानंद जी महाराज, श्री प्रताप राणा, श्रीमती अनुराधा राव, श्रीमती शिवानी यादव, श्रीमती कमलेश यादव, श्रीमती सारिका शुक्ला,
श्री अनिल यादव, श्री अवधेश कुमार, श्री राजवीर राठौर, श्री सुनील शुक्ल, श्री कविराज बड़ाना, श्री प्रवीण ग्रोवर, श्रीमती मनीषी कंगवाल, श्रीमती कल्पना राणा, श्री विजय पाल नागर, श्री किशन खत्री, श्री गौरव दरबारी, श्री मास्टर ऋषि पाल सिंह, श्री डॉक्टर आर पी झा, श्री शेर सिंह, श्री रमेश पांडे, श्री एडवोकेट विवेक गुर्जर, मिस खुशबू सिंह, श्री धर्मेंद्र वर्मा, श्री देवेंद्र सिंह मौर्य, श्री विमल कुमार सक्सेना, श्री यूएस राणा, श्रीमती संतोष शर्मा, श्री गौरव राणा, श्री कैलाश सनी, श्री सरदार हरजुगत सिंह, रानी गुप्ता। तो आप देख रहे हैं अभी तक मान के चलिए कि 61 लोगों ने अपनी ओर से स्वीकृति दी है। और सबसे बड़ी बात ये जो स्वीकृति है ये सेल्फ है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को फोर्स किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि भी किसी को भेजने के लिए गाड़ी घोड़े भेजे जा रहे हैं, है ना। पब्लिक खुद ही अपना प्रोटेस्ट तय कर दी कि उनको स्वयं आना है। और जो 11 मुद्दे हैं ये 11 मुद्दे आज के नहीं है, ये इन 11 मुद्दों पर पिछले वैसे तो 2-3 मुद्दे तो ऐसे हैं जिसपे 1.5 साल से डिस्कशन चल रहा है, लेकिन बाकी मुद्दों पे कम से कम 8 महीनों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा कर रहे हैं लोगों के साथ में, और लोगों को जोड़ा गया है, लोगों से पूछा गया है, लोगों ने बोला कि भाई इन मुद्दों के साथ साथ ये हमारे मुद्दे भी हैं, ये सब मुद्दे इकट्ठे किए जाएं। ऐसी कई बार मीटिंग भी हुई, चर्चा भी हुई, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं, ये तो चलता रहता है। तो ये जो 11 मुद्दे हैं इनमें पिछले 8 महीने से चर्चा जारी है, उसके बाद में ये मुद्दे तय किए गए हैं। और ऐसा नहीं कि ये 11 के 11 ही रहेंगे डॉक्टर अभय, ऐसा हम कोई एडामेंट नहीं कि भी ये 11 के 11 रहेंगे। इसके ऊपर कोई 12वां मुद्दा भी आ सकता है, कोई 13वां भी आ सकता है, कोई 14वां भी आ सकता है। 4 जून को जो क्रांतियों के सब जो क्रांतिवीर लोग, जो क्रांति सभा होगी, उस क्रांति सभा के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों ने और मुद्दे भी उठाए, है ना। तो क्रांति सभा के समक्ष मुद्दे रखे जाएंगे और क्रांति सभा उस मुद्दे को पास करती है तो 4 जून के बाद जो आंदोलन होंगे उसके अंदर उन मुद्दों को भी ऐड किया जा सकता है। कुछ लोगों ने बात की है कि जीओ के ऊपर मुद्दा होना चाहिए, कुछ ने बोला कि हार्थ की बात भी होनी चाहिए, है ना। कुछ ने बोला कि भाई ये जो कागज के नोट की जगह स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा की बात भी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने 5G की बात भी कही है ना। कुछ लोगों ने कैंपस की बात भी कही है। तमाम तरह के मुद्दे आ रहे हैं हमारे पास में, और हम ऐसा एडामेंट नहीं कि भाई 11 ही रहेंगे, 12वां नहीं हो सकता, 13वां नहीं हो सकता, लेकिन इसका फैसला जो क्रांति सभा बैठेगी, क्रांति सभा के अंदर कोई प्रस्ताव डॉक्टर साहब की तरफ से आ जाए, किसी और की तरफ से आ जाए, तो क्रांति सभा इसके ऊपर निर्णय करेगी, अपना फैसला सुनाएगी, और वो कहेंगे, लोग स्वीकार करेंगे तो भविष्य में मुद्दे बढ़ सकते हैं। ऐसा ये नहीं कि ये 11 के 11 ही रहेंगे, और हमारी ओर से कोई नहीं है, ये लोगों ने अपने मुद्दे दिए हैं। हम लोगों ने कई बार कोशिश की है, जब लोगों को हम बताते हैं कि भाई देखिए भाई ये कोरोना जो है वो एक महामारी नहीं थी, झूठी थी, और तो लोगों का ध्यान पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से किसी एक मुद्दे पर स्टिक है, मतलब उनको कोई ऐसा मुद्दा है जो उनके दिल को टच करता है ना। हालांकि हम भी उन मुद्दे पर काम कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, आपको हम एक सामूहिक प्रयास करते हैं सब लोगों का, जिसका जो एक मुद्दा लगता है कि भाई देश के लिए मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे 11 मुद्दों को लेकर भी चल रहे हैं, और भविष्य में मुद्दे बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा कोई 11 के 11 नहीं रहेंगे। ये बेसिकली हमारी सरकार से मांगे हैं, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनसे हम कुछ मांग कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसे हो सकती है कि जो कोर्ट के माध्यम से पूरी हो सकती है, उसके लिए आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर चाहता है तो वो कोर्ट जा सकता है। हमसे जो होगा हम सहयोग करेंगे। कोर्ट के जाने के दौरान कोई गवाही देनी होगी तो देंगे, कोई हमसे पूछताछ के लिए बुलाएगा कोर्ट तो हम जाएंगे, कुछ किसी को डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम देंगे, है ना। लीगल मैटर एक अलग मैटर है। हमने पिछले 2-3 साल पहले बहुत कोशिश की थी, जब ये नई बात आई थी, तब मैं कई वकीलों से मिला। ये जुलाई अगस्त में मैंने कम से कम 15-20 वकीलों से मुलाकात की। मैंने कहा ये कोर्ट में केस कीजिए इसके ऊपर, और मैंने FIR भी दर्ज कराई। प्रधानमंत्री जी के ऊपर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर एक FIR मैंने दर्ज करवा रखी है। लेकिन जिस वकील के पास जाते हैं, कोई कहता जी 10 लाख का खर्चा, कोई कहता जी 5 लाख का खर्चा, कोई कहता जी 20 लाख रुपए लगेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वकील कहता है कि 6 महीने का टाइम लगेगा इसके ऊपर। दूसरी बात, मतलब आज आप बात करोगे, आज पैसे दोगे तो 6 महीने बाद केस लगेगा। तीसरी बात वो कह रहा है केस आप तैयार करके दोगे। अब केस मैंने तैयार करना है, 10-20 लाख भी देने हैं और 6 महीने भी लगाने होते हैं। अब मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं, आप समझ सकते हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति रात दिन मेहनत कर रहा है, देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है, तन मन धन से लगा हुआ है, उसके पास इतना पर्याप्त समय भी नहीं होता, उतना पैसा भी नहीं होता है कि वो आपको दे सके। तो मुझे लगा कि जो वकील लोग हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं,
वो शायद इस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो एक बार इन 11 मुद्दों को अपन समझ लेते हैं। 11 मुद्दे क्या है कि जो लॉकडाउन जो लगाया गया, लॉकडाउन की व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है। किसी भी रूल के अंतर्गत देश के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके अंतर्गत लोगों को लॉकडाउन लगाया जाए। ऐसा हमारे सुनने में आया कि अंग्रेजों के टाइम पे कोई लॉकडाउन लगा था 1 दिन का, उस टाइम पे उन लोगों ने मुआवजा दिया था। अब वो इतनी पुरानी बात है कि हमारे पास उसकी कटिंग्स तो नहीं है। तो लॉकडाउन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट वाज इलीगल एंड इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो महामारी ही पूरी गलत थी। तो ऐसी स्थिति में, और साथ में आपने देखा कि किस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान किसान लोग अपने प्रोटेस्ट करते रहे, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे, हम जैसे लोग बगैर मास्क के पेशेंट देखते रहे, हमें कुछ नहीं हुआ, किसानों को कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरा एक फर्जीवाड़ा बाद में उजागर हो भी गया। ऐसी स्थिति में जिसको भी नुकसान हुआ है, जो व्यापारी है उसको जो नुकसान हुआ है, या कोई व्यक्ति अपने जॉब पे नहीं जा पाया लॉकडाउन की वजह से, वो जाना चाहता था, काम करना चाहता था, वो काम नहीं कर पाया। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार लोगों को रोजगार दे, या कम से कम रोजगार देने की व्यवस्था तो करे। कोई काम नहीं करना चाहता तो बात अलग है, कोई काम करना चाहता है तो उससे कोई रास्ता तो बताए कि भाई यहाँ पर जाकर के आप काम कर सकते हैं। रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन लिया गया। जो फैक्ट्री का मालिक था उसको फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। जब फैक्ट्री एक बार बंद हो जाती है डॉक्टर साहब, तो उस फैक्ट्री को वापस चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम है, अगर आपका क्लिनिक है, मेरा क्लिनिक है, अगर आप 1 महीने के लिए बंद करते हैं तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए, है ना। कम से कम 5-6 महीने लगेंगे, तब जाकर के वापस उस लेवल पर आपको उस काम को ला पाते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जो मजदूरों का नुकसान हुआ है, व्यापारी का नुकसान हुआ है, सरकार इस तमाम, चूंकि सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने ये काम इलीगल किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, इसलिए सरकार उन लोगों को जो नुकसान उनका हुआ उसका मुआवजा दे, उनका भुगतान करे। ये पहली मांग है हमारी। सेकंड जो मांग है, वैक्सीनेशन से जो मौतें हुई है और जो वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट हुए उनको मुआवजा दिया जाए। यहाँ भी हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए कि भैया किसी को वैक्सीन नहीं लेना है। कई बार हमने बोला, हमने तो यहाँ तक बोला कि देश का प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रपति बोले, मुख्यमंत्री बोले, पुलिस कमिश्नर बोले, कोई भी बोले, फिर भी आपको वैक्सीन नहीं लेना है। इतनी बड़ी बात हमने कही थी लोगों को समझाने के लिए। इस बात के ऊपर मेरे ऊपर 5-5 धाराओं पर केस भी चल रहा है। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं है। कोई हमारे पर केस कर दे या हमें कोई जेल में डाल दे, या अभी आपने देखा डॉक्टर बुटर का वो हो गया, उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया। तंजानिया के राष्ट्रपति की हत्या कर दी। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग तो अपना जीवन हथेली पे लेकर चल रहे हैं, पता नहीं कब कौन क्या कर बैठे, है ना। तब डे फर्स्ट से हम कह रहे हैं आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। फिर भी कुछ लोगों ने सरकार पर विश्वास किया, हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, सरकार पर विश्वास किया और उन लोगों ने लिया। उनकी डेथ भी हो रही है और उनको साइड इफेक्ट भी हो रहा है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो तो जा चुके हैं, तो उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले, और जिनको साइड इफेक्ट हुआ है उनको मुआवजे मिले। ऐसे तमाम लोग मेरे पास डेली आ रहे हैं, डेली तमाम लोग आ रहे हैं। ऐसी महिला है जो वैक्सीन लेने के तुरंत बाद उनको प्रेगनेंसी थी और उनको एबॉर्शन हो गया। तो तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस ऐसा भी नहीं है कि जो वैक्सीन कंपनी ने बताया नहीं है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिख दिए। ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सरकार को चाहिए था कि वो साइड इफेक्ट को बताते हैं। जहां भी इस प्रकार का, बीच में 2 मिनट मैं बात कर लूं, आप फिर अपने आपका सवाल जवाब लेंगे हम, है ना। तो सरकार को ये बताना चाहिए था कि भैया ये वैक्सीन लगवाया जा रहा है, ये इसका साइड इफेक्ट का पन्ना है, इसको पढ़ लो। और पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, जरूरी नहीं हर इंसान को पढ़ के समझ में आ जाए। भारत में अगर आपने किसी को इंग्लिश में पन्ना पकड़ा दिया तो समझ नहीं पाएगा। हिंदी के अंदर भी हो सकता है कुछ लोग पढ़ने के बावजूद उसका मतलब नहीं समझ पाए, क्योंकि वो शब्दावली बड़ी मुश्किल होती है। एक कहा जाता है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में समझाना, तो ये बार बार कहा गया कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में समझाना चाहिए किसी मैटर को, यानी कि उसकी भाषा में जो शब्द वो समझता है उस प्रकार से शब्दों के अंदर उसको समझाना चाहिए। वो नहीं समझाया, तो भारत सरकार की ये बड़ी गलती रही, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं, लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसी स्थिति में इन सबको जो है मुआवजे मिले सरकार की ओर से, ये हमारी बात है।
तीसरी बात हम जो बात कर रहे हैं, जो हमने काफी लोगों से चर्चा की, पिछले 8 महीने से चर्चा कर रहे हैं, तो एक समूह ऐसा भी है कि उसने हमें पूरा आंकड़े दिए, पूरा बताया कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने कितना पैसा लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना पैसा लूटा, मतलब पानी के जहाज भर भर के लूट के ले गए। आप डॉक्टर अबे आप समझ सकते हैं, पानी के जहाज भर भर के सोना और चांदी लूट के ले गए। जो देश, जिस देश में महिलाएं सोने चांदी से भरी रहती थी, आज वहां पर उनको एक धागा पहना दिया गया है ना, पाइजप के नाम पर ना, यही फैशन, इसी को पहन दिया। तो इस चीज को समझना होगा, कितना पैसा लूटा, उसका एग्जैक्ट अनुमान तो कोई लगा नहीं सकता, कितना पैसा लूटा गया, क्या हुआ, मोटा मोटा तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये मोटी मोटी बात जो सामने आई है, ये मान के चलिए कि 400 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 2000 ट्रिलियन डॉलर के बीच में कोई लूट हुई है। अब इतना पैसा लूटा गया, जो भारत का 1 रुपया है, जिसे 1 रुपया कहते हैं, अगर किसी दिन और बैठेंगे, कोई स्ट्रीम चलेगी, तो बताऊंगा आपको कि ये 1 रुपया 4450 रुपये के बराबर। हमारा 1 रुपया 4450 रुपये के बराबर। डॉक्टर अबे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर कभी समझेंगे, मोटा मोटा भी हम समझ लेते हैं। अभी पिछले 70 वर्षों में आजादी के बाद से हमारे रुपये का डिवैल्यूएशन जो हुआ है, हालांकि पहले भी हुआ है, तो उसके बाद जो हुआ है, आजादी के टाइम पर 1 रुपया, 1 डॉलर, 1 पॉइंट सब बराबर के आसपास चलते थे। अभी 1 डॉलर मेरे ख्याल से 80 कितना, 85 75 कितने के आसपास है डॉक्टर? 75। हाँ 80 के आसपास, हाँ ऐसा कुछ जो भी है 80 के आसपास है, और पौंड भी 100 से ऊपर चला गया ना, तो 80 के आसपास। तो 80 टाइम्स तो रुपए की वैल्यू से गिर चुकी है, ये तो 80 मतलब 80 टाइम्स हो गया है ना, तो 80 गुना तो 47 के बाद गिर चुकी है। पर क्या वाकई 80 गुना गिरी? इस सवाल का आंसर कोई बता सकता है कि आपके सामने 1 डॉलर है और 1 रुपया है, और डॉलर के सामने 80 गुना कम हो गया, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे रुपए की वैल्यू 80 टाइम्स कम हो गई, ये सोचेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, और आपके माध्यम से, और आज जो ये चैट चल रहा है, 47 से लेकर के अब तक डॉलर की वैल्यू भी गिरी है। बात समझ पा रहे मैं जो कहना चाह रहा हूं? यानी कि डॉलर का भी डिवैल्यूएशन हुआ है। अगर उसको गोल्ड से कंपेयर करें तो डॉलर का डिवैल्यूएशन हुआ है, और उस डिवैल्यूटेड डॉलर से कंपेयर करें तो रुपये का 80 गुना डिवैल्यूएशन हुआ। तो इसका मतलब रुपये का डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हुआ है। टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारा 1 रुपया 4550 रुपये की कीमत का है। तो उसके हिसाब से अंदाज लगाते हैं, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन लगाते हैं, तो मान के चलिए कि ये जो 400 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 2000 ट्रिलियन डॉलर के बीच में कहीं लूट हुई है। हो सकता है आंकड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि ये एक अनुमानित आंकड़ा होता है, मोटा मोटा इसके आसपास। प्रत्येक भारतीय परिवार का 14 करोड़ रुपए बनता है। अच्छा, ये इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि जो स्विस बैंक है उसमें हमारा 1000 लाख करोड़ रुपया जमा है, वो बाद का है। जो पहले की जो लूट हुई है वो तो अलग किस्सा है। 1000 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल भी बता देगा आपको 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। अब ये इससे अधिक भी हो सकता है। अगर हम ये सारा पैसा मिला करके वापस लेके आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस पैसे को वापस लेके आते हैं, तो भारत की जनता को 585 वर्षों तक, 585 ईयर्स तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। न उसको जीएसटी देना है, न उसको इनकम टैक्स देना है, न उसको प्रॉपर्टी का टैक्स देना है, किसी प्रकार का कोई टैक्स उसको नहीं देना है यदि ये पैसा वापस लाते हैं। तो 2 मांग हमारी ये है कि ये पैसा आप वापस लेके आए, और इस पैसे को ला करके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पैसे को किसी को बांटने की बजाय आप टैक्स कम कर देंगे, टैक्स का जो सिस्टम खत्म कर देंगे, तो वैसे भी जो बिजनेस इतना फास्ट हो जाएगा कि हमारी जो जीडीपी है, जिसे ग्रोथ रेट कहते हो सकता है कि हमारी जीडीपी 20% हो जाए, 25% हो जाए। अगर जब तक सब टैक्स ही खत्म हो जाएंगे, लोगों का झंझट ही खत्म हो जाएगा सारा। ये हमारा 5वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट ये कि अभी भारत सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 14 रूल्स समझ लीजिए, ऑर्डर समझ लीजिए, ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं। हमारे पास 14 ऑर्डर्स की लिस्ट है जो अलग अलग टाइम पे निकाले हैं। इन 14 ऑर्डर्स में
10 वर्ष से ऊपर के डीजल वाहन और 15 वर्ष से ऊपर के जो पेट्रोल वाहनों को जो चलाने पे जो रोक लगाई गई है, वो इस प्रकार से लगाई गई कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे 14 बार कानूनों में बदलाव किया गया है। कानूनों में जो बदलाव होता है वो भी एक कानून होता है डॉक्टर साहब। अगर किसी कानून में बदलाव कर दो वो भी कानून है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कानूनी होता है ना। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश पारित हो गया तो वो उसकी भी वैल्यू कानून के समकक्षी होती है, जब तक कि वापस सरकार कानून के खिलाफ कानून पास नहीं करे। तो ऐसे जितने भी कानून है, ऐसे जितने भी आपके रेगुलेशंस है, ऐसे जितने भी आपके धाराएं हैं, ऐसे जितने भी ऑर्डर्स हैं, ऐसे जितने भी सर्कुलर्स है, मेमोरेंडम है जो सरकार के पास सरकार ने जारी कर रखे हैं, कोई नोटिस है, वो सबको सरकार को निरस्त करना, ये हमारी अगली मांग है इसके ऊपर। सातवीं बात ये कि देश के मठ और मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। ये इसलिए जरूरी है डॉक्टर साहब क्योंकि हिंदुओं की ये एक बड़ी पीड़ा रही है कि जो उनके जो धार्मिक स्थल है वो सरकार का कब्जा है, उनके ऊपर सरकार कब्जा करके रखती है। जबकि भारत एक सेकुलर देश है और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, तो सभी धर्मों के प्रति हमारा एक बराबर भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से सभी धर्मों के जो धर्म स्थल है वो फ्री है, छूटे हुए हैं, उसी प्रकार से हम लोग जो हिंदुओं के जो धर्म स्थल है, जो मठ और मंदिर है, बड़े आश्चर्य की बात है कि 4 लाख डॉक्टर साहब 4 लाख छोटे बड़े मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे विचारों के केंद्र है, हमारी ऊर्जा के केंद्र है। वहां से हमें आस्था मिलती है, विचार मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हम जब वहां पर जाके देखते हैं, कभी किसी पुलिस वाले का नियंत्रण नहीं, कभी कोई सरकार के अधिकारी आ जाता है, तो वहां का पैसा एजुकेशन में खर्च होगा, उस धर्म के प्रोपोगेशन में खर्च होगा, चिकित्सा में खर्च होगा। वहाँ जो ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट से चिकित्सा सेंटर बनेंगे, चिकित्सा सेंटर बनने से लोगों को कम पैसों में सुविधाएं मिलेगी। वहां के पैसे से एजुकेशन सेंटर खुलेंगे, लोगों को कम पैसों में एजुकेशन मिलेगी, है ना। वो समाज का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। समाज का पैसा है, एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले का पैसा है, तो वो पैसा वो लोग खर्च करेंगे। सरकार का उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। 8वां जो मुद्दा है कि जो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान एवं संपूर्ण गौ हत्या। अब यहाँ पर संपूर्ण गौ हत्या से क्या अर्थ है ना? गौ हत्या से जो हमारा भारतीय गोवंश जो है, जो भारतीय गोवंश है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो गाय के नाम पर आप कुछ भी लाओगे उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भारतीय गोवंश है, एक उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब कानून बना हुआ है, आपको जानकारी होगी शायद, मुझे पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है कि वहां पर भी गौ हत्या पे रोक लगी हुई है, परंतु उस कानून में इतने झोल है, उस कानून में इतने पेच है, उस कानून में लिखा हुआ कि अगर गाय 15 वर्ष से ऊपर की है, डॉक्टर सुनिए, 15 वर्ष से ऊपर की गाय को मार सकते हो आप। मतलब एक प्रकार से गौ हत्या निषेध कानून भी है, उसमें इतनी धाराएं हैं कि अगर कोई किसी के पास गाय पकड़ी भी गई तो उसको 100 रुपए का जुर्माना है। कितना जुर्माना है? 100 रुपए का। अब 100 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, आदमी 100 रुपए दे देगा, छूट जाएगा। तो इस प्रकार के कानूनी दाव पेच में उसको फंसा रखा है। वो कहने के लिए कानून बना रखा है, लेकिन वो कानून है नहीं है। तो संपूर्ण गौ हत्या बंद होनी चाहिए देश के अंदर, और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। अगर आप राष्ट्रमाता पे प्रश्न खड़े करते हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रपिता होता है, तो राष्ट्रपिता भी कोई बहुत बड़ा संवैधानिक पद नहीं है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो घोषित किया गया, उसमें कोई किसी कानून के अंतर्गत घोषित नहीं किया गया कि राष्ट्रपिता है। जब किसी को राष्ट्रपिता घोषित किया जाएगा, जिस प्रकार से एक मोर होता है, मोर को हमने राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है। जब राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है हमारा जो मोर है, तो जब मोर की मृत्यु होती है तो मोर को बकायदा तिरंगे में लेट करके उसको दफनाया जाता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो जैसे जब हम इनको राष्ट्रीय माता का सम्मान देंगे, तो जब इनका अंतिम संस्कार करने की जब बारी आएगी गौ माता का, तो गौ माता का अंतिम संस्कार बड़े ही सम्मानजनक तरीके से होगा। तो यहाँ पर राष्ट्र माता का सम्मान देने के पीछे हमारा एक अभिप्राय भी है। इसके अंदर किसानों को एमएसपी की गारंटी का मुद्दा, जो किसान समुदाय है वो हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनकी पीड़ा को समझते हैं, वो हमारी पीड़ा को समझते हैं। सरकार ने उनके साथ में छल किया है। सरकार ने कहा था कि हम उनकी बात मान लेंगे, लेकिन मानी नहीं है। तो ये सरकार को हमने याद दिलाया है, देखिए भैया ये मुद्दा आपने किसानों के साथ छल किया है, इसलिए आप उसका समाधान कीजिए। और साथ में किसानों को भी हमने कहा कि भैया ऐसी बात नहीं है, खुद को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ में हैं।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ईवीएम, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और 2018 के अंदर डॉक्टर साहब हमने जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। 2018 जून का महीना हमने जंतर मंतर बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये जो ईवीएम की जो चिप होती है डॉक्टर साहब, ये चिप जर्मनी से आती है। जर्मनी में ईवीएम की चिप बन के आती है और जर्मनी के अंदर ईवीएम बैन है। जो देश ये चिप बनाता है वो उस वहां पर ये ईवीएम बैन है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में संशय होता है ना। एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता है लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी ने 400 पेज की बुक लिखी हुई है ईवीएम को बंद करने के लिए, ईवीएम के खिलाफ। तो ये मुद्दा बहुत पहले से उठता हुआ आ रहा है। तो लोगों के मन में संशय हो रहा है कि हमारा वोट सही जगह जा रहा नहीं जा रहा है। लोकतंत्र है तो लोगों के मन में संशय नहीं होना चाहिए। तो इसकी समीक्षा की जाए, इसके ऊपर कोई आयोग बैठा करके जब तक निर्णय नहीं आया तब तक के लिए आप अपना मशीन को जो सिस्टम उसको टाल दिया जाए। तब तक के लिए आपका जो वोटिंग, जो बैलेट पेपर से वोटिंग की जाए और जो भी आपका बाद में जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से फैसला कीजिएगा। एक जो अंतिम मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी दलों के चुनाव चिन्ह की समाप्ति। जो कहते हैं ना कि एक आदमी पार्टी का टिकट लेके आया है, वो टिकट होता क्या है? वो डॉक्टर साहब टिकट कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ पार्टी का सिंबल होता है। भैया ये सिंबल है, कोई टिकट होता है, उसमें होता क्या टिकट है? तो किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, जहां पर एक इंडिपेंडेंट एक व्यक्ति अगर स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ता है तो चुनाव से 7 दिन पहले ही कोई सिंबल दिया जाएगा और एक व्यक्ति को 5 साल से आप सिंबल दिए जा रहे हैं या कोई एस्टैब्लिश सिंबल दे रहे हैं आप। तो ये जो इलेक्शन सिस्टम है ये फ्री एंड फेयर नहीं है। तो इलेक्शन सिस्टम को फ्री एंड फेयर करने के लिए ये जो चुनाव का जो चुनाव चिन्ह है, इस चिन्ह को हटा दीजिए। आप व्यक्ति के फेस से चुनाव लड़िए। माई फेस इज माई सिंबल, है ना। आपने समाज में काम किया, समाज पहचान लेगा आपको। किसी और ने समाज में काम किया, समाज उसको पहचान लेगा। सिंबल सिस्टम से क्या होता है, जिसने कभी काम नहीं किया वो भी आकर बैठ जाता है और वो सिंबल के चक्कर से वो जीत जाता है। उसके बाद उसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है। जनता उससे कुछ बात करती है, वो बोलता है जी आपने तो झाड़ू को वोट दिया, आपने तो कमल को वोट दिया, आपने तो हाथ को वोट दिया, मुझे वोट दिया ही नहीं है, अगली बार मैं किसी और से टिकट ले आऊंगा। वो जो आदमी 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च करके टिकट लेके आता है, वो व्यक्ति निश्चित तौर से उसको जो है उस पैसे की बात करता है किस प्रकार से उस पैसे को वापस रिकवरी किया जाए। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर इलेक्शन सिंबल को हटा दिया जाए तो भारत की जो चुनाव सिस्टम है उसमें कम से कम 60-70% जो उसका जो नकारात्मक पहलू है, जो भ्रष्टाचार है, वो वहां से खत्म हो जाता है। ये जो 11 मुद्दे हैं, इन मुद्दे को लेकर के हमने 30 अप्रैल को एक दिन का अनशन किया था, प्रोटेस्ट किया था और लगभग 103 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। जो ज्ञापन जो दिया गया था, 100 लोगों ने अनशन किया है, 500 से अधिक लोग वहां उपस्थित थे। इतनी भारी संख्या में लोग आए थे, इतना प्रोटेस्ट हुआ था और मुझे लगता है कि अगला प्रोटेस्ट भी इससे अच्छा होगा, बेटर प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि अभी से 61 लोगों ने परमिशन दे दी अपनी ओर से अनशन के लिए। ये तो अगला प्रोटेस्ट 4 जून को होगा। आप, मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक लोग उसके अंदर आए और आप जो लोग किसी कारण से नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं, आप उसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो भी आपका अपनी एक भूमिका पूरी हो जाती है, देश के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अब मैं समझता हूं कि यदि किसी को मन में कोई सवाल हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो हम बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। धन्यवाद, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत गहन चीजें हमको बताई और एक एक मुद्दा जो है बहुत ही अहम है। और जो 4 जून को जितने लोग हमारे में से आ सके दिल्ली में आए और दूसरे को भी मोटिवेट करें कि भी वहां इकट्ठा हो। जैसे सर जी ने बताया कि और भी दूसरे मुद्दे भी जोड़ सकते हैं समय आने पर, लेकिन अभी इनसे शुरुआत करते हैं। और अवेक इंडिया मूवमेंट ने फॉर्म्स भी बनाए हैं कि भाई जिसको वैक्सीन से नुकसान हुआ है वो कैसे आगे बढ़े मुआवजे के लिए, लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ कैसे आगे बढ़े मुआवजे। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री काम जो है अवेक इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है। और आपको बहुत कुछ कोई प्रश्न हो तो आप कोठारी सर से पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून।
मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम इस ग्रुप में आया हूँ, ये पूछ रहा था तो अगर ऐसे ये प्रॉब्लम्स हैं तो हम पर्टिकुलर इसके लिए डिपार्टमेंट क्यों नहीं बना दे रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट के इनके रिलेटेड डिपार्टमेंट हो तो उस हिसाब से एक हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट या फिर लीगल डिपार्टमेंट जो पर्टिकुलर इनको नोटिस देती रहे, नोटिस सर्व करती रहे और उसका रिप्लाई देखते रहे। क्योंकि क्या होता है कि हम तो राइटिंग में जो दे रहे हैं वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो तो उसको फॉलो अप करते रहे तो उससे शायद रिजल्ट कुछ फास्ट आ जाए। और इन्हीं के ट्रिक को इन्हीं के खिलाफ यूज करे ना। हेल्थ का जो मुद्दा है, हेल्थ हमारा डिपार्टमेंट देख ले। अगर लॉ से रिलेटेड है तो लॉ का डिपार्टमेंट देख ले। चुनाव से कोई रिलेटेड है तो चुनाव डिपार्टमेंट देख ले। कुछ ऐसा किया जा सकता है। हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया, बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम ऐसा कुछ लोगों को दे सकते हैं जिम्मेदारी कि भैया ये आप 5 लोगों का एक समूह है, ये इस टॉपिक पे लगातार अपना फॉलोअप लेता रहेगा सरकार के साथ में। लेकिन देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक होता है संगठन, एक होता है पब्लिक प्रोटेस्ट। हम जो कर रहे हैं वो पब्लिक प्रोटेस्ट हैं, लेकिन अगर संगठन की बात करें तो एआईएम है। एआईएम ने बहुत अच्छा काम किया अब तक, निसंदेह बहुत ही अच्छा काम किया। लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो हाँ, किसी संगठन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं, है ना। तो भाई आपके संगठन में ये डिपार्टमेंट है और ये लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो भी लोग संगठन के तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पर हम उनसे कह सकते हैं कि भाई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए, तो फॉलो अप लेने में थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार से नहीं कर सकते। फिर भी कोशिश करेंगे इसको कि भाई कुछ लोगों को बताया जाए कि भाई आप लोग जो विशेष तौर से फॉलो अप लें। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि फॉलो अप लेने की, लेकिन फॉलो अप लेना भी सरकार से बड़ा मुश्किल है। मैंने सरकार को 450 ईमेल किए 3-4 महीने में। 450 ईमेल में से एक का जवाब नहीं आया। हालांकि अभी जो पिछले 8 महीनों में हमने अरविंद केजरीवाल साहब को जो ईमेल की है, मैंने 4 ईमेल की, एक के बाद एक। वो चौथे ईमेल का जवाब आया और वो ये आया कि भैया ये जो जितना भी आप ये मांग रहे हैं मुआवजा, ये इसके हमारा कोई संबंध नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, आपको अगर मांगना है तो उनसे मांगिए। तो एक प्रकार से उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट वाइज काम करने की, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक पब्लिक जो है, देश की जनता कुछ भी कर सकती है। जनता अगर चाहे तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर सकती है, जनता सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकती है। और ये जो वर्ष है चुनावी वर्ष है, 2024 का चुनाव है, इस टाइम सरकार से आप कुछ मांग करेंगे तो निश्चित तौर से सरकार आपकी मांग पर ज्यादा ध्यान देगी, है ना। कहते हैं ना कि एक राक्षस था, उसकी जान तोते के अंदर थी और तोता किसी कुएं के अंदर था। एक कहानी है, बचपन में पढ़ी होगी, है ना। राक्षस की जान तोते के अंदर। तो ये जो नेताओं की जान जो होती है वो पब्लिक के अंदर होती है। पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं उनकी समय होगी। जी जी का सुझाव बहुत राइट है, लेकिन ये एक चीज अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि पब्लिक अवेयर कैसे होगी। बिकॉज आज पब्लिक तो हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको तो सिर्फ यही लगता है यही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए अगर हाँ पब्लिक को अवेयर करना हो तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? या तो पर्टिकुलर हम लोग पेम्पलेट छपवा के अपने अपने एरिया में न्यूज़पेपर में एटलीस्ट, कुछ नहीं तो संडे के दिन एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं, या फिर कुछ ऐसा करवाना चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक अवेयर हो। बिकॉज 90% पब्लिक को तो इसकी पता ही नहीं है ना कि ये सब चीजें हो रही है। हाँ, आपकी बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन पहली बार ये बात उठी थी डॉक्टर साहब, मैंने पहली बार फेसबुक पर पोस्ट डाली, ये सब फर्जीवाड़ा है, इसके चक्कर मत फंसना आप लोग, है ना। तो जो कमेंट्स आए डॉक्टर साहब, 100 में से 100 गाली थी। 100 आउट ऑफ 100 गाली, माँ की, बहन की, इधर की उधर की, किस कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा, कैसे डॉक्टर, ये जो आम पब्लिक जो बोल रही थी ना। लेकिन उस गाली को सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। गाली सुनते रहिए, बुराइयां सुनते रहिए, लोगों के पीछे से आपके थपड़े पड़ेंगे, सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रतिदिन काम करते रहिए, लोगों को जगाइए। उसका असर ये पड़ा, अगर हम उन गालियों से रुक जाते तो आज यहाँ नहीं पहुंचते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कम जो फर्स्ट डोज है, कम से कम 20 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज नहीं ली है डॉक्टर साहब। 20 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचा है कहीं ना कहीं, उन्होंने फर्स्ट डोज नहीं ली है। और जो सेकंड डोज है वो तो करीब 40-50 करोड़ लोगों ने नहीं ली है, और इनका बूस्टर तो फेल ही हो गया। बूस्टर तो बिल्कुल मुश्किल से 5-10 करोड़ लोगों ने लिया होगा, है ना। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर पैम्पलेट भी छपवाना है तो अपने, कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं अपनी ओर से मैक्सिमम प्रयास करूंगा
आप अपनी ओर से पैम्पलेट छपवाइए, आप अपनी ओर से लोगों को SMS कीजिए, अपनी ओर से लोगों को बात कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए, सोशल मीडिया पे कीजिए, लोगों के घर पर जाकर कीजिए, कहीं पर कोई किसी और मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा वहां भी जाकर के इस मुद्दे को बताइए। तो हर व्यक्ति एक नैतिक जिम्मेदारी ले अपने पर्सनल के लेवल क्या, मेरी देश के प्रति जिम्मेदारी है, मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे इस पे सोचेंगे तो लोग तो टांग खींचेंगे, तो लोगों को टांग खींचने की आदत होती है ना। जो कुछ कर नहीं सकता तो वो टांग ही खींच देगा, कम से कम आपका वो खींचने दीजिए। आप अपना प्रयास करते रहिए, लगातार प्रतिदिन लगे रहिए, निश्चित तौर से एक न एक दिन जीत हमारी होगी। कोई नेक्स्ट कॉलर हो तो ले लीजिए, कोई नेक्स्ट हो तो ले लीजिए। तो दूसरा जो है, हमको लगता है कि ये जो सरकार है वो भारत सरकार है, वो भी हमारी गलत फहमी है। आप अगर भारतीय संविधान अध्ययन करोगे तो 26 जगह पे लिखा है डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब गुलाम भारत की सरकार है। तो ये उनके जो आका है, जो विश्व स्तर पे 13-14 फैमिली है, उनको रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है, भारत की जनता को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो और ये जो है खुद ही उसमें डूबे पड़े हैं। 75 साल आजादी की हुई, फिर भी ये डोमिनियन शब्द निकाला क्यों नहीं गया? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो अगर सब जनता को ये पता चले तो ये हम संविधान से हटा सकते हैं शब्द डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया भारत का हो, हिंदुस्तान का हो, भारत का हो, डोमिनियन ऑफ इंडिया कहाँ से आया? डोमिनियन शब्द निकालना पड़ेगा बिल्कुल, तब इनके जो बंद कान है खुलेंगे, भारत की जनता के प्रति वो शासन करेंगे, उसके प्रति अपना दायित्व चलाएं। यहाँ तो हम जितने भी मेमोरेंडम लिखते हैं, सरकार को पूरा मालूम है, पंतप्रधान जी को पूरा मालूम है कि वैक्सीन जो है धोखादायक है, नुकसानकारक है, मौतें होती है, फिर भी ऐलान किया कि वैक्सीन लो। तो मतलब ये अपने आप से नहीं करे, इनको कोई फॉरेनर्स करवा रहा है, तो फॉरेनर्स ये भारत को रूल कर रहा है। और यहाँ से जो मैक्सिमम जो टैक्स की जो लागत आती है वो फॉरेन में शिफ्ट होती है। इधर भारत की जनता मेहनत मजदूरी करती रहे और जो षड्यंत्रकारी फॉरेनर से उनको मलाई मिलती रहे। तो ये तो गुलामी ही है। अभी अभी आप देखिए डॉक्टर साहब, अभी आप देखिए डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ जी। हाँ, अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स आया था और भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर गया है और कुछ चीफ मिनिस्टर से मिलकर गया है और भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत से मिलकर गया है ना। और थोड़ा दिन बाद आप देख रहे कि भैया नोटबंदी हो गई 2000 रुपए की, है ना। अब ये आपको फोर्स किया जा रहा है, फोर्सफुली आपको डिजिटल की तरफ जाना ही पड़ेगा। आप नोट ही बंद कर दिए तो क्या करेगा बंदा? अब हो सकता है इस साल या नेक्स्ट ईयर 500 का नोट भी बंद हो जाए, तो आपको तो फोर्स किया जाएगा ना। और ये बात हमने 2020 से बता रहे हैं, 2020 से मैं लोगों को बात बता रहा हूँ कि सारे नोट बंद होंगे, ये 50 रुपए के 10-20 रुपए के नोट बचेंगे, हो सकता है 100 रुपए तक का लार्जेस्ट नोट बच जाए, बाकी सब बंद हो जाएंगे। तो आपको मजबूरी में आकर के आपको डिजिटल इंडिया करना पड़ेगा, है ना। मजबूरी में आकर के आपको डिजिटल युग में जाना पड़ेगा। तो ये सरकारें जो है ये गुलाम है। ये सरकारें कहने के लिए हमारी सरकार है ऐसा नहीं है, ऊपर उनके आकाए बैठे हुए हैं, वो ही इनको लेके आते हैं, वही प्रमोट करते हैं, वही बंदा बैठता है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास जितना हो सकता है उनसे कराएंगे, जो इनसे नहीं हो पाएगा तो इनसे हम कहेंगे कि भाई आप हटिए, है ना। जो बाकी जो समाज के कुछ अच्छे लोगों को बैठाएंगे वहां जाके, जो उनसे लड़ सके, उनसे बात कर सके, उनकी आंखों में आंखों मिलाकर उनसे चर्चा कर सके। बिल्कुल यही करना होगा। जनता जागृत जितनी होगी, जितनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होगी, उतनी ही इनके बहरे कान खुलेंगे, अंधी आंखें खुलेगी, या ये जागेंगे। ये जानबूझ के खुद को गुलाम कर रहे हैं और बाकी जनता को भी गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और गुलाम कर ही रहे हैं। और ये फॉरेनर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है भारत को गुलाम करने के लिए। बस ये चंद लोगों को अपने सकंज में लो, ये उनको सलाम दुआ करके आएंगे और उनको पंतप्रधान बना दो, ये बना दो, PM बना दो, और यही अपने पे ही राज करने लगेंगे वो फॉरेनर्स के लिए। तो ये भारत की जनता को जानना पड़ेगा, जल्द से जल्द जानना पड़ेगा। हाँ, और कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। किसी और का सवाल हो, कोई और बोलना चाहता, कोई और सवाल पूछना चाहता है ना, उनका सवाल ले लीजिए। अंबर जी, हम आपसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, आप अगर कुछ कहें तो। अंबर जी है मीटिंग में? अंबर जी है?
आए, कुछ आ सके। हाँ अंबर भाई, नमस्कार भाई। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप, हाँ जी, आवाज आ हाँ रही जी है। डॉक्टर साहब जी, नमस्ते। मेरा एक सवाल था, मतलब कि जी अ, जी। मुझे मतलब मेरा एक सवाल भी और मेरा एक मत भी है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितने भी सारे के सारे नेता हैं उन लोगों को सब कुछ पता है ये सब के बारे में, मतलब सबको नहीं मालूम। मतलब ये मेरा एक क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस है उन्होंने भी उनके कुछ ने नहीं लगवाया है। मतलब वो जो सारे टॉप के पॉलिटिशियंस है उन्होंने नहीं लगवाया मेरे स्टेट के। मैं बता रहा हूँ जो भी है, मतलब जो है अभी सत्ताधारी पार्टी जो है उसके जो टॉप के एमएलए है, मंत्री है, उन लोगों ने नहीं लगवाया। लेकिन जो निचले तबके के पॉलिटिशियंस है, जो ये है, उन सब ने डर के मारे लगवाया। उनको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। मतलब ज्यादा कुछ जो हमारे जितने भी पहचान के एमएलए हैं, एमपी हैं, उन्होंने लगवाया है। उन्होंने जाके सेंटर में जाके रियली लगवाया है। उन्होंने फेक नहीं लगवाया। लेकिन जो ठीक है, आप, आपकी बात जो बिल्कुल टॉप सही के है। लीडर है उन लोगों को वाकई पता है ये सब हाँ धोखाधड़ी चल रहा है, सब चल रहा है, उन लोगों को सब पता है। लेकिन जो निचले तबके के जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों को कुछ नहीं पता। उन लोगों को हाँ, वाकई आपकी में बात, कुछ ही नहीं पता। हाँ हाँ, सबके आप सब आपकी बात, बेवकूफ है। वो आम जनता जितनी बेवकूफ है ये लोग उतने ही बेवकूफ है, उतने ही आपकी बात बेवकूफ बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल सही है। हमने भी पता लगाया, जो टॉप के, जो शुरुआत में तो बिल्कुल जो टॉप के लोगों को पता था, जब ये गेम शुरू हुआ तो बिल्कुल टॉप के लोगों को पता था। गेम आगे बढ़ता रहा तो जो उनके साथ में जो संपर्क में जो नेता थे उनको पता चल गया। लेकिन लास्ट तक जो छोटे मोटे नेता थे बेचारे, उनको पता नहीं चल पाया, और उन लोगों ने जबरदस्ती उनको वैक्सीन लगवा ही दिया। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जागरूक रहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता चल गया तो लोगों को बताया नहीं। आपको पता चल गया तो आपको इमीडिएटली लोगों से बताना चाहिए था, आपने अपने पास बता कर रखी बात को। हर नहीं, व्यक्ति अगर बताना वही तो लोगों का क्या हुआ। मैं क्या बोल रहा था कि हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन जब तक उन्होंने देखा कि हमारा लोकल लीडर, लोकल एमएलए जाके ले रहा है, लोकल एमपी जाके ले रहा है, तो सही होगा। उसको उनको देख कर लोगों ने लिया। सच्चाई ये लोग पहले नहीं ले रहे थे, अपने आप से ले ही नहीं रहे थे हमारे। यही बहुत प्लानिंग बहुत होती, यही प्लानिंग होती, ये प्लानिंग का पार्ट है। बड़े बड़े लोगों को लाइन, पहले तो नकली लाइन पे लगा दो, प्रधानमंत्री जी को लेते हुए दिखा दो, मुख्यमंत्री जी को लेते हुए दिखा दो, हेल्थ मिनिस्टर को लेते हुए दिखा दो, है ना। हालांकि लिया नहीं लोगों ने, लेते हुए दिखा दिया। उनको देख करके कुछ एमपीएम ने लेना शुरू कर दिया, उनको देख करके पब्लिक ने लेना शुरू कर दिया। तो ये पॉलिसी है, ये उनकी एक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी थी। तो ये स्ट्रेटेजी को जनता को समझना होगा कि ये जो कुछ बताया जा रहा है वो रियल नहीं है, ये टोटल फैक्ट था, एक फैक्ट गेम हुआ जनता के साथ में। अभी भी समय है, अभी भी आने वाले टाइम पे कई प्रकार के नई नई झूठी महामारियां लेके आई जाएगी। तो अभी भी लोग अगर जागरूक हो जाए, समझ जाए तो अच्छा। हमारे इस पूरे प्रोटेस्ट की एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि जब ये हम बोलना शुरू किया तो हम 2-4 लोग अपनी बात को रख रहे थे, है ना, और गाली भी खा रहे थे। आज की तारीख में बोलने वाले कम से कम 2-4 लाख तो हो गए। इतना तो उपलब्धि हो गई कि भाई 2-4 आज, अगर कोई अभी इन लोगों ने ये कोई मंकी पॉक्स लेके आए थे ना, हम बोलते उसके पहले बाकी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की कि इस समय कम से कम 2-4 लाख बंदे ऐसे हैं, जागरूक तो करोड़ों के अंदर है, 2-4 लाख ऐसे क्रांतिवीर है। अगर कभी भविष्य में कुछ भी गेम खेला जाएगा, वो तुरंत विरोध करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और लोगों को जगाएंगे। ये भी एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रही है। बिल्कुल, अगर पूनावाला ने तो वीडियो भी निकाला था कि उनका प्लान था कोविड वैक्सीन साल में 2 बार देने का, 10 साल तक। और जैसे कि हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस निकालते हैं वो हिसाब से, वो प्लान तो उनका पूरा फ्लॉप हो गया। कोशिश करते बीच बीच में गामा डेल्टा 14 डोज का था, 14 डोज का प्लान था डॉक्टर साहब। 14 डोज का प्लान मैंने 2020 के अंदर लोगों को बताया कि 14 डोज लेनी पड़ेगी, विरोध नहीं करोगे तो। लोगों ने विरोध किया तो 2-3 डोज तक मामला खत्म हो गया। और डॉक्टर साहब तभी आपका जो शब्द था कि नौटंकी है, अल्फा बीटा गामा, ये सब नौटंकी बंद करो। तो एक जो नॉलेजेबल डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, वो कहते हैं कि ये पूरा नौटंकी है, लेकिन स्थापित हितों ने ये पूरा होने दिया। तो ये जो है, हमको हमारी लड़ाई स्थापित हितों से है। जनता
लार्जर जो है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए और स्थापित हितों को अपने औकात में रहना चाहिए। तो ये जन आंदोलन है, ये मैसेज देने के लिए है। ये पब्लिक प्रोटेस्ट है। मैं लास्ट में 2 मिनट और लूंगा डॉक्टर साहब, है ना? अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। हाँ, ये एक अभी हम जो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जनता का आंदोलन है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसको लगता है कि इन 11 में से किसी भी एक मुद्दे पर वो सहमत है, उसकी सहमति है तो वो आकर के उस एक मुद्दे पर अपनी सहमति दे सकता है। इस पब्लिक प्रोटेस्ट को लार्ज स्केल पर करेंगे, ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हुआ, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। ये रुकने वाला नहीं है, या हम रुकने वाले नहीं है ना। ये तो तब तक होगा जब तक कि इन सरकारों में जिम्मेदार लोगों को हम पकड़ नहीं लेते हैं। पकड़ करके उनको सार्वजनिक तौर पर इनको कहीं पेड़ों पर लटका करके या इस प्रकार से जो क्रांति होती है ना, जो क्रांति का मतलब फ्रांस की क्रांति आप देखिए, पढ़िए कभी लगेगा। इस प्रकार से फ्रांस में जब वहां के शासकों ने जनता से गद्दारी की तो जनता ने शासकों को पेड़ों से लटका दिया था। ऐसी ही क्रांति भारत में बहुत जल्दी होने वाली है, जहां जो शासक है ना, जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, जनता पकड़ कर इनको पेड़ों पर लटका देगी। एक बार इनको बात ये थोड़ा सा हमारे पकड़ में तो आ जाए अच्छी तरह से, है ना, फिर देखिए जनता क्या हाल करती है इनका। क्योंकि गद्दारी तो हुई है देश की जनता के साथ में, और जिम्मेदार लोग एक भी नहीं है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और जो लोग चुप थे वो भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी में शामिल है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में ये सब आपको देखना, पेड़ों पर लटके हुए मिलेंगे आपको। अभी भी कहाँ दिख रहे हैं, कभी भी कोई भी जो लीडर है बाहर दिख नहीं रहा है। सिर्फ उसको 1-2-3 लाख तनख्वाह मिल रही, वो लेके चुपचाप बैठा है, और उसके 5 साल के बाद सिर्फ उसका जो है पेंशन लेते बैठ रहा है जहां से आया। बस ये हमारे नेता हुए। मतलब पूरा ये व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, उसकी आत्मा जमीन को जगाने की जरूरत है। जिसने भी इलेक्शन में खड़ा रहा उसको पब्लिक की और उसका दायित्व है, तो ये मैसेज पूरा जाना जरूरी है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है आखिरी। यस, ये आंदोलन में अगर मैं आपसे जुड़ूं तो ज्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है? बाकी अच्छा तो चलो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बुरे से बुरा क्या हो सकता है? क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं, ये कह सकते हैं कि आपके साथ भी काफी चीजें हुई है जो मैंने न्यूज में भी देखा, टीवी में भी देखा था। तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है? देखो, जो बुरे से बुरा हो सकता है अभी तक वो हमारे साथ नहीं हुआ हो, हम कुछ कह नहीं सकते ना। बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसकी कोई संभावना नहीं। देखो, ये तो जीवन मृत्यु का सवाल है। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जहां पर आपकी जान भी जा सकती है। जब तंजानिया के राष्ट्रपति को मार दिया गया, और जब क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा डॉक्टर रशीद को मार दिया गया उनका ना, तो यहाँ पर किस प्रकार से घात होगा, किस प्रकार से प्रतिघात होगा। हो सकता है कोई आपका अपना बन करके आंदोलन के अंदर आए, वो आपके ऊपर प्रतिघात कर दे। राजू भाई की हत्या हुई, आपके सामने उदाहरण है। तो देखिए, अगर जिसने इस पूरी सृष्टि को समझ लिया है, जिसने शरीर और आत्मा के बीच के डिफरेंस को समझ लिया है, वो किसी से डरता नहीं है। उसको कुछ लीजिए कि आप अगर बुरा से बुरा सोच के चलेंगे, जो हम सोच रहे हैं हो सकता है ऐसा कुछ नहीं भी हो। तो बस ये मान के चलिए कि यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है, मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। बाकी तो ईश्वर की माया है। आप घर से कार लेकर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, मालूम चलता है जी आपकी लाश घर में आ रही है 2-3 दिन बाद। तो आप वैसे तो आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लेकिन पिकनिक रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। अब बुरे से बुरा तो आप पिकनिक मनाने गए, लेकिन लाश घर में आ रही है। तो ये तो कोई ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। जो मृत्यु से भयभीत होगा वो कुछ काम नहीं कर सकता। जो काम करना है, मान अपमान भय मृत्यु से मुक्त होकर जो आप रहेगा, वही व्यक्ति काम कर सकता है। और अखिल जी, बुरे से बुरा तो हो चुका ऑलरेडी। हमारा आत्मसम्मान आना, आत्मसम्मान नहीं रहना, उससे बुरी बात और क्या हो सकती है? मृत्यु से भी बुरी बात है कि हम हमारे आत्मसम्मान से जी नहीं पाते। इससे किसी और को ले लीजिए ना। काफी लोग बात करना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति से बात करेंगे, लोग बोलेंगे एक से बात कर रहे हैं आप ना। जैसे ये विनोद सालवे जी बात करना चाह रहे हैं। विनोद जी। अभय जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से डॉक्टर तरुण कोठारी से बात करना चाहूंगा। जी नमस्कार जी नमस्कार। आप दोनों हमारे हीरो हो। आप ही के वीडियोस देखकर हम में वो चेतना जागी और हमने जो भी अपनी जिम्मेदारी थी वो निभाई। अभय छेड़ा जी ने हमें वो ताकत दी
उनका सर्टिफिकेट के जरिए तो हम बहुत अच्छे से लड़े। लेकिन अब सवाल मेरे कुछ 2-3 हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहता हूं। अभी बिल्कुल। हमारे अखिलेश भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि हम अगर आपके इस आंदोलन में जुड़ते हैं और बुरा से बुरा क्या होगा, ये जो उनका सवाल था, तो इसके सवाल से मुझे अंदर से एक सवाल आया है, कोई भी अन्यथा ना ले। देखिए, हमारे साथ जब हम कम होते हैं तो बुरे से बुरा करने की कोशिश सामने वाला हमारा जो भी विरोधी है वो करना चाहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो स्टार्टिंग में कुछ 61 या 65 जितने भी नाम गिनाए, उसमें शायद मैं सुना नहीं या मुझसे कुछ गलती हुई हो। इसमें मैंने देवेंद्र बल्हारा जी का नाम नहीं सुना जिन्होंने बताया हो, अंबर कोहरी जी का नाम नहीं सुना। ऐसी संगठनाएं हैं जैसे और भी कोई वकील हैं, ऐसे बड़े बड़े अगर लोग आ जाए तो ताकत बढ़ जाती है और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, ताकि हम 5,000 सोच के ना चले, 50,000 लाख लोग आ जाए तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं है। तो ये एक सवाल होता है, अगर ये आ जाएंगे तो हमसे बुरे से बुरा होने के बजाय कम से कम बुरा होगा। एक मेरा ये है। दूसरी बात, आपने ईवीएम के बारे में बताया, ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि लोकतंत्र के लिए ईवीएम घातक साबित हुई है, हो भी रही है, और न जाने क्या क्या हो सकता है। 19 लाख ईवीएम का सेट अलग से पड़ा हुआ है, आरटीआई के द्वारा मालूम पड़ा है। वो कहाँ घूम रही है, कौन क्या कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है, हैक कर रहा है, बदली कर रहा है। तो इससे तो हमारी लोकतंत्र की तो पूरी तहस नहस हो गई है, ऐसी की तैसी करके रख दी है। तो ईवीएम का मुद्दा सही है, लेकिन एक और मुद्दे पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि 4 लाख से ज्यादा हमारे देश में मंदिर, मठ और ऐसे हमारे हिंदू धर्म के जो भी कार्यकलाप होते हैं, यहाँ पर लोग अपनी स्वेच्छा से जो दान देते हैं, उनका खर्च के बारे में आपने बोला। तो सवाल ये आता है कि हमारी सरकार तो भ्रष्ट से भ्रष्ट हो ही रही है, लेकिन हमारे मंदिरों में भी, अखाड़ों में भी और अलग अलग तरह के, इसमें एका नहीं है। ये एका नहीं होने की वजह से अपने स्वार्थ के लिए वो भी लड़ रहे हैं। हम अगर देखा जाए तो 6 साल में अर्ध कुंभ आता है और 12 साल में कुंभ मेला आता है। तो प्रयागराज में 2019 में सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और अभी जो अनुमान है 2025 में 6,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये सरकारें ना, क्योंकि सरकार तो भ्रष्ट है, वो तो करेगी ही, वो करती ही है, लेकिन मंदिरों में अगर ऐसा हम देखा जाए, मठों में अगर लोगों में क्या मनमुटाव हो, भेदभाव हो, या उसमें भी पक्षपातीपना हो, तो ये जो कुंभ मेला सालाना लगता है, मतलब 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में कुंभ मेला, इसमें 12,000 पुलिसकर्मी लगती है, 8,000 होम गार्ड लगते हैं, पीएससी की 20 कंपनियां लगती है, सीपीएमपीएफ की 34 कंपनियां लगती है, पैरामेडिकल स्टाफ लगता है, और बहुत सारी चीजें, वाहनों के लिए बहुत सारी चीजें होती है। 5,000 से ज्यादा राज्य की परिवहन सुविधाएं होती। ये सारा अगर मान लीजिए सरकार को देने से अपने इनकार किया, सरकार ये देंगी या फिर वो अखाड़े वगैरह कर लेंगे, तो सवाल उसमें से भी और सवाल उठते हैं। तो ये मेरे नैसर्गिक सवाल थे, बुरा न मानिए, और आपको जो भी इसका जवाब देना हो, मुझे समझाना हो तो समझा दीजिए। छेड़ा साहब, आपने मुझे वक्त दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ विनोद जी, मैं खुद चाह रहा था कि आपको वक्त दिया जाए। आपका नाम बार बार दिख रहा था ऊपर कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो लोग इसमें नहीं है उनके नाम भी होने चाहिए, और हम लगातार प्रयास में हैं और लगातार संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि संपर्क में नहीं है, और निश्चित तौर से आने वाले समय में सभी लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। इसको आप एक प्रकार से मेरी ओर से आप पूरा विश्वास समझे, पूरा आश्वासन समझे इस चीज़ को। दूसरी बात जो आपने कही कि भाई सरकार जो खर्चा करती है ना, उस पर हम बात करते हैं। 12 साल में एक बार कुंभ का मेला होता है, चलिए, और सरकार ने उसके ऊपर 6,000 करोड़ या 12,000 करोड़ भी खर्च कर दिए उसके ऊपर। 12 साल में मठ और मंदिर से, विनोद जी, आपको अनुमान है कि कितना पैसा मिलता है सरकार को? नहीं,
हाँ, मैं बताता हूँ आपको। प्रतिवर्ष सरकार को 3 लाख करोड़ मिलता है। कितना मिलता है? 3 लाख करोड़ जी। और 12 साल में कितना हुआ? 36 लाख करोड़। उसमें से 36 सरकार लाख ने अगर करोड़ उसमें से सरकार ने अगर 2-4 10-20 हजार रुपये खर्च कर भी दिए तो कोई वो बड़ी बात नहीं। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, सरकार की दायित्व है कि प्रत्येक रिलीजन पर खर्च करती है पैसा। ऐसा तो नहीं कि सब हिंदू रिलीजन पर करती है ना। सरकार लोगों को हज यात्रा पे भी भेजती है, वहां भी पैसा खर्च करती है। तो क्या उसके लिए फिर अलग से मुसलमान पर टैक्स लगाया जाएगा और उस पैसे से उनको हज यात्रा पे भेजा जाएगा? बात को समझिए। जब अलग अलग जी रिलीजन देश के अंदर है और किसी रिलीजन, हमारे यहाँ हर रिलीजन पे कुछ न कुछ उत्सव होता है। सरकार की छुट्टी भी होती है, सरकार के ऊपर अलग अलग रिलीजन की छुट्टी भी होती है, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो। तो सरकार वहां भी पैसा खर्च करती है। सरकार देखिए, आपको मुस्लिम त्योहारों के ऊपर सरकारी खर्चों से ईद के दौरान जो क्या बोलते हैं शहरी वगैरह जो बात करते हैं सरकारी खर्चों से होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये बात चल रही है कि जब देश का संविधान एक है और सभी लोगों को अपने अपने धार्मिक स्थलों को खुद मैनेज करने की आजादी है, तो क्यों नहीं अपने अपने धार्मिक स्थलों को मैनेज करेंगे। रही बात कि अगर मठ और मंदिर में कुछ होता है तो वो तो जो मठ और मंदिर को, ऐसा तो कोई एक व्यक्ति होगा नहीं, एक समिति बनेगी और समिति में कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ शिकायत भी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर वो कुछ पैसा खाता है, गबन करता है, तो नेचुरल सी बात है जो देश का कानून है वो काम भी करेगा। तो जब सरकार एक तो पैसा बहुत ज्यादा लेती है, उसके बदले में बहुत कम देती है, और सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है जगह जगह। सरकार अपने बंदे बैठाने की कोशिश करती है। तो जो बंदे होते हैं सरकार के, वो धार्मिक लोग नहीं होते, वो अधार्मिक लोग होते हैं, वो अपनी अपनी बात कर देते हैं। तो इन मठ और मंदिरों के अंदर जो सरकारी नियंत्रण जो है उससे मुक्ति चाहिए, ताकि वहां की जो समिति वो अपना काम करे। और जितना भ्रष्टाचार यहाँ पर है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में देखते हैं, सरकारी कर्मचारी में देखते हैं, उसके मुकाबले वहां मुझे फिलहाल तो ऐसा कोई विशेष भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है। फिर वहां भी होगा तो वहां भी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार तो कहीं भी हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए उसके ऊपर। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विजय जी एक कुछ और कहना बात चाह करना चाहूंगा मैं। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय कौशला जी। Yes, sir. हाँ जी, Nice to talk to you, sir. सर, थैंक यू। मेरा कहना ये था सर कि हम जड़ों पे प्रहार करना चाहिए ना। हमें जो कारण है, जिन भी कारणों से ये स्थिति निर्मित हुई है, अब जैसे जो भी लॉकडाउन लगा वो गलत फैसला था। तो लॉकडाउन के समय किसी ने विरोध नहीं किया। उस समय लोगों को आना चाहिए था। ये आप कैसे कह रहे हैं? लॉकडाउन के समय कितना विरोध किया हम जानते हैं। हमारे ऊपर तो केस भी हुआ इसके ऊपर, हमने कितने प्रोटेस्ट किए। आपको शायद आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाई क्योंकि आप हमारे वीडियो ब्लॉक कर दिए गए, हमारा यूट्यूब चैनल हटा दिया गया, हमारा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, हमारी पोस्ट हटा दी गई। मेरी फेसबुक पोस्ट कम से कम 400 बार 400 पोस्ट में हटाई गई है। कम से कम मुझे 4 फेसबुक अकाउंट बनाए, वो ब्लॉक कर दिए गए। ये आपके पास जानकारी लेट पहुंची है। तरुण सर, विरोध मतलब इनका ये कहना है कि जब लॉकडाउन लगाया गया, पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में लगाया, तो हम उस डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चालू करें ना। हम सिर्फ भारत सरकार को नोटिस दे तो भारत सरकार तो ये बोल देती भैया हमने तो किया नहीं। वो तो कोई फेस तो है नहीं भारत सरकार, वो तो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट ने लगाया। हम उस डिपार्टमेंट के खिलाफ क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन जानते हैं कि ये जब WHO और पर्टिकुलर संस्थाओं के द्वारा वातावरण निर्मित हुआ है। मैं आपको जवाब दे रहा था, आपने मुझे बीच में थोड़ा रोका। मैं बताता हूँ, बात पूरी कर देता हूँ, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लॉकडाउन जो है वो भारत सरकार का फैसला होता है, किसी डिपार्टमेंट का फैसला नहीं होता है। कैबिनेट फैसला करती है या कैबिनेट के ऊपर जो PM होते हैं फैसला करते हैं। तीसरी बात क्या होता है कि अगर आप किसी जड़ पर वार करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ को जड़ से काटना है आपको, तो आप क्या करेंगे, है ना? सबसे पहले आप कुल्हाड़ी बनाएंगे, यही तो करेंगे ना। कुल्हाड़ी पर धार लगाएंगे, 10-20 लोग इकट्ठा करेंगे, कुल्हाड़ी तैयार करेंगे, सबके हाथ में कुल्हाड़ी देंगे, तैयारी करेंगे, तभी तो काटेंगे जड़ से आप उसको। आप फिर काट करके फिर उसमें जड़ को खोदेंगे। तो हम कुल्हाड़ी तैयार कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भैया आओ इस पेड़ को काटो, ये पेड़ है, हम सबको कुल्हाड़ी देना चाहते हैं, हम कुल्हाड़ी को धार लगा रहे हैं। तो ये काम जो होता है वो उसको करने से पहले करना होता है, तभी तो वो चीज जड़ से मिटेगी। तो रातों रात आप ये किसी एक व्यक्ति से या 100 व्यक्ति से 1000 व्यक्ति से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतना बड़ा जो पेड़ है उसको कोई व्यक्ति जाकर के उसको जड़ से उठा दे?
ये तो एक सामूहिक प्रयास होगा, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। मुझे तो कुल्हाड़ी आपको जाकर ढूंढनी पड़ेगी, लाना पड़ेगा, कहीं कहाँ मिलेगी, कौन खरीदेगा उसको, कौन पैसा खर्च करेगा उसके ऊपर, कौन तैयार होगा, 100 लोगों से बात करोगे तो एक बंदा आएगा। ये तमाम तरीके हैं जो आपको पहले करने पड़ते हैं। कोई काम, बड़ा काम रातों रात नहीं होता, उसके पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये जो चीजें उसकी प्रिपरेशन चल रही है, जो पिछले 4 साल से चल रही है, अब ये अंतिम स्टेज पे आ गई है। ये तो जैसे WHO के खिलाफ अपने को विरोध करना है, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता? देखिए, WHO हम लोग ये पिछले 4 साल से तो कम कह ही रहे हैं, उसके पहले से कहते आ रहे हैं। अभी तो खैर 4 साल से तो लोग जानने लगे इस चीजों को, लेकिन हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जितनी भी वैश्विक संस्था है, चाहे वो WHO हो, चाहे UN हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जितनी भी वैश्विक संस्था है, ये सारी की सारी वैश्विक संस्थाएं विकासशील देशों को और अविकसित देशों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बनाई गई है। इनका किसी देश से कोई संबंध नहीं है। ये कहते हैं कि हम आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए वो काम क्यों करेंगे, वो अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तमाम संस्थाएं जो है, ये संस्थाएं हम लोगों को जकड़ने के लिए बनाई गई है। भारत सरकार को चाहिए कि इन सभी संस्थाओं को छोड़ दे, इनसे अपना अलग नाता करते और अपना खुद का देश खुद चलाए, तब जाकर के बात हो सकती है। जिस प्रकार से चीन इन संस्थाओं को आंखें दिखाता है, इनकी बात नहीं मानता है, हमें भी इनको आंखें दिखा करके इनकी बात को नहीं मानना होगा। ये काम पब्लिक लेवल पर नहीं होता है, ये काम जो है टॉप ब्यूरोक्रेसी, टॉप जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, टॉप मंत्री है, वो सब कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वो अधिकार है, वो कहने का अधिकार है। मैं यहाँ पे बोल के WHO को कितना ही बोलूं कि हमें कर ले, लेकिन करेगा कौन? WHO से हटना चाहिए, कौन हटेगा, कैसे हटाएगा? चाहिए, ये सब तो बहुत आसान है। जो अपने अधिकारी जो है यहाँ पे, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो सब WHO के निर्देश फॉलो करते, वही प्रोटोकॉल लागू करते जो वहां से किया जाता है। हाँ, तो मैं आपसे आप समस्या बता रहे हैं, लेकिन समाधान हम बता रहे हैं आपको। समाधान तो यही है ना, तो समाधान सर वो तो अब वो उन अधिकारियों को भी अपने को, क्योंकि वो अपने बीच में से ही है, तो उनको ये बताया जाएगा कि भैया ये जो आप जो प्रोटोकॉल दे रहे हो और ये हमको मंजूर नहीं है, और आप क्या इसके वो हैं, अब वो इसके पक्ष में अगर वो कुछ जो भी उनने किसी चीज का सबूत तो दिया नहीं है। विजय जी, हम पिछले 3 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, 3-4 वर्षों से इस पर कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप बात अभी कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। आप भी अपने लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर प्रयास करते रहिए, अधिकारी से मिलिए, उनसे बात कीजिए। विजय भाई देखो, एक भी समझ लो, जलियांवाले बाग में भी ऑर्डर सिर्फ एक ही आदमी ने दिया, गोलियां चलाने वाले सब हिंदू ही थे और हम ही लोग थे, हम ही लोग एक दूसरे पे गोलियां चला रहे थे। तो हमें यही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, यहीं पे हम कंफ्यूज हैं। मेरा एक सवाल था सरुण जी। तो मेरे को एक्चुअली 2 ही छोटे से मुद्दे रखने थे। पहला तो एक गुड न्यूज जैसा है, तो आपने बोला था कि इनका कोरोना का चलाने का ये मार्च 24 तक था। तो एक बड़ी MNC है इन्फोसिस नाम की, तो उनके यहाँ पे जो ऑफिसेस में जाने की रिक्वायरमेंट थी, वो थी 2 वैक्सीन के डोसेस या फिर RT-PCR 72 तास के अंदर के। बट 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने वो पीछे ले लिए है। ना तो अभी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, एक भी वैक्सीन नहीं चाहिए उनको, ना तो RT-PCR मांग रहे। तो ये मेरे ख्याल से एक गुड न्यूज है। तो इसके आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये एक गुड न्यूज है कि आप इसको ऐसे देखते हो कि भाई इनको जितने लोगों को ठोकना था इन्होंने ठोक दिया और बस अभी ये लोग पीछे ले रहे हैं? तो ये एक चीज है। बेसिकली देखिए, बेसिकली बात को सुनिए, थोड़ी गुड न्यूज भी है, लेकिन बेसिकली इन्होंने अभी अपना स्टेप रोके हैं। आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। हेलो विजय जी 2 मिनट शांति रखिए। विजय जी 2 मिनट शांति रखिए। विजय जी 2 मिनट चुप रहिए, 1 मिनट रुकिए। हेलो, ये बेसिकली आपका गुड न्यूज भी है, और गुड न्यूज के साथ में ये मान के चलिए कि जो आदमी इस प्रकार की प्लानिंग करता है, जो सोच होती है, वो अपने 2 कदम पीछे लेता है, लेकिन वो शांत नहीं बैठेगा। वो दुश्मन है मानवता का, वो नई चाल चलता रहेगा, नया गेम खेलता रहेगा, वो कुछ न कुछ नया लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके सामने। और ये आपका ये जो नोटबंदी जो हुआ है, उसी गेम का हिस्सा है। क्यों डॉक्टर साहब, ये जो आपने 2000 के जो नोट बंद किए हैं, ये
इनके पास तमाम तरह के हथियार है, आर्थिक भी है, आपके लॉकडाउन भी है, आपके हेल्थ भी है, आपके कई तरह से ये आपके ऊपर प्रहार करेंगे। एक रास्ता आप बंद करोगे, ये दूसरा रास्ता खोल देंगे। इनसे लगातार लड़ना पड़ेगा, प्रतिदिन लड़ना पड़ेगा और रोज लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम लाखों करोड़ों को समझा सकते हैं। और एक बार जनता को गेम समझ में आ गया, जिसको गेम समझ में आ गया वो व्यक्ति विरोध कर रहा है। ये हमने देखा है, पिछले 3 साल का ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि जिसके गेम समझ में आ गया वो चुप नहीं बैठता है, वो लगातार विरोध करता है, हर प्लेटफॉर्म पर विरोध करता है। 2024 में दूसरी महामारी आने वाली है। 2024 में इलेक्शन के टाइम पे दूसरी महामारी आएगी और वापस लॉकडाउन की तैयारी होगी। मतलब आप ये साजिश समझ लो, अगर भारत की जनता जागृत हो गई तो दूसरी महामारी फैल जाएगी। ठीक है, तो ये अब षड्यंत्र है। इस पास 2024-2025 में 25 से स्पार्स पैंडेमिक की बात चल रही है। एक स्पार्स पैंडेमिक है, उसको बताया जाए कि डिजीज एक्स नाम दिया है, डिजीज एक्स स्पार्स पैंडेमिक। वो स्पार्स पैंडेमिक 3 साल तक चलेगा, जैसे आपका ये कोरोना पैंडेमिक चला। तो ये उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है, उसकी योजना भी बन रही है। हो सकता है फिर लॉकडाउन लगे या लॉकडाउन जैसा ही कुछ लगे, हो सकता है वैसा नहीं लगे, कुछ हल्का, जैसे कि पिछली बार नोटबंदी हुई, इस बार नोटबंदी हुई, दोनों में कुछ फर्क है। तो ऐसा कुछ फर्क वाला काम भी हो सकता है। ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपको लगातार विजिलेंट रहना है, लगातार जागरूक रहना है, और ऐसी कोई भी गतिविधि हो तुरंत ही जनता को बताना है कि भैया ये सब गेम चल रहा है, देश के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, और हमें प्रतिदिन प्रयास करने होंगे, तब जाकर के हम अपने देश की जनता को और पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये है, अभी आपने बोलते वक्त कहा था कि संविधान में लॉकडाउन करने का कहीं पर भी कोई उस तरह से प्रावधान नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो पैंडेमिक एक्ट 1898 और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का संदर्भ लेते हुए, उसका आधार लेते हुए इन्होंने जो नाटक कराया था, पूरा देश लॉकडाउन कराया था। फिर उसके बाद बात आती है, आपने कहा कि हम लोगों को कंपेंसेशन दिलाएंगे। एक तो वो है कि जो लोग वैक्सीन लेके उनको कुछ इंजरीज हुई है, साइड इफेक्ट आए हुए हैं, या कुछ मर गए हैं, तो ऐसा भी है कि ये सरकार है जो इस तरह से करती है कि जो कैटेगरी इन्होंने बनाई है कि उनको मतलब कंपनसेशन के इसमें कि A1 आना चाहिए, वो जानबूझकर देते ही नहीं। कुछ माइल्ड नीचे दिखाते हैं और कहते हैं कि ये वैक्सीन से हुआ ही नहीं है। और फिर जो लोग ना टीके से उनको कोई इंजरी हुई, ना मरे, लेकिन उनका नुकसान तो हुआ है। लेकिन ऐसे सभी लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। जो ठेला लगाने वाला, जो गरीब से गरीब आदमी है, वो काम करता है। हाँ, जिसका बिजनेस है उनके पास तो पूरा बैंक स्टेटमेंट्स होता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं। तो सरकार के लिए हम क्या करेंगे कि भाई आप उसको, जो मरा है वो वैक्सीन से ही मरा है, उसके सबूत निकालिए, उसको वो मुआवजा दीजिए। जिसको एडवर्स इवेंट आए हैं उसकी जो भरपाई है, वो अपाहिज हो गया है, पैरालाइज हो गया है, जो भी है, उसको सही तरह से उसको कंपनसेशन मिले। और जिसका लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, मतलब कामकाज का, धंधे पाने का, जो भी है, उसके लिए ठोस कुछ ना कुछ तो एक मतलब लाइन बनानी पड़ेगी, मार्ग बनाना पड़ेगा। उसी पर काम चल के इस सरकार के गिरेबान तक हाथ डालना पड़ेगा। मैं गिरेबान कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के बात, ये सरकार हमारी सेवा करने वाली है और जबकि हमारे को ही दबाया जा रहा है। तो हो गया, उनको हाथ जोड़ के विनती करके अब उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन सारे अधिकारियों को जिन्होंने ये नियम कानून लगाकर, और अब जब इनको तकलीफ हो रही है, उनको वो न्याय ही नहीं दे रहे। बोलते कि नहीं, इससे मरा, इससे हुआ ही नहीं, इससे मरा ही नहीं, हम कंपनसेशन नहीं दे सकते। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता किसी एक बंदे को भी कंपनसेशन मिला है। अगर मिला हो तो प्लीज डॉक्टर करुण जी आप बताइए। हाँ, इसमें जो आपने जो बड़ा महत्वपूर्ण बात उठाई है कि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि भैया उनकी वैक्सीन से साइड इफेक्ट आए हैं। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट ही हटा दिए, फेंक दिए, है ना, वो जो उनके जो भी साइड इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, आपकी बात हम स्वीकार करते हैं। होता क्या है कि जब कोई बड़ा काम करना होता है तो बड़ा काम करने से पहले, जैसे मान लीजिए कोई चोर है, उसने 50 चोरी की है, एक बार उसको एक चोरी में पकड़ लेते हैं अपन, है ना, एक बार हमारे कब्जे में आ गया तो उसके हम 50 चोरी भी उगलवा लेंगे उससे। एक बार सरकार हमारे कब्जे में आ जाए, सरकार ये बोले कि भैया ये 1 लाख लोग हैं, इनको साइड इफेक्ट हुआ है हमारे हिसाब से, और इनको हम मुआवजा देते हैं,
जैसे ही सरकार ये बोलती है कि ये 1 लाख लोग हैं, इनको हमारे हिसाब से साइड इफेक्ट हुए हैं, तो उसके बाद हम सरकार के पास बोलेंगे भैया और लाओ, और डॉक्यूमेंट लाओ, जनता से कहेंगे भैया और आ जाओ और इकट्ठे हो जाओ। तो सब जब सरकार के सामने लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे वैक्सीन का साइड इफेक्ट का मुआवजा लेने के लिए, जब सरकार के पास में लॉकडाउन का मुआवजा मांगने के लिए करोड़ों लोग आ जाएंगे, तब हमें 2 फायदे मिलेंगे। 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये मिलेगा कि सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट बहुत बड़ी संख्या है। दूसरा फायदा ये जो उससे बड़ा फायदा होगा, कंपनसेशन से बड़ा फायदा होगा कि भविष्य में देश में कभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, भविष्य में कभी भी जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं होगा। सरकार को समझ में आ जाएगा कि जनता जो है भैया अब नहीं मानेगी। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण फायदे होंगे, एक वर्तमान के लिए और एक भविष्य के लिए। हमें भविष्य की चिंता भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ लोग इससे छूट भी सकते हैं, तो जो कोशिश करेंगे कि उनको भी हम बताएं कि भैया आप जितने अधिक संख्या में जो साइड इफेक्ट हुए हैं अपने भाई को बताइए, अपने बहन को बताइए, वो साइड इफेक्ट की लिस्ट पब्लिक डोमेन में जारी की जाएगी। ये साइड इफेक्ट हुए हैं, इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको वैक्सीन लगाने के बाद आए तो आप यहाँ हमसे जुड़िए और सरकार से मांग कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसके ऊपर कि साइड इफेक्ट की एक लिस्ट, डॉक्टर साहब एक साइड इफेक्ट की लिस्ट बना लीजिए, है ना, और उसको पब्लिक कर देते हैं और बताते हैं कि भैया ये साइड इफेक्ट है, किसी को भी वैक्सीन लगाने के बाद हुए हैं वो आकर के हमसे मिले, सरकार से मिले, बात करें। हम पूरी कोशिश करेंगे, आपके जो भी सुझाव होंगे उन सुझाव को भी स्वीकार करेंगे, आपके साथ जो भी शिकायतें होगी उनको भी सुनेंगे, और साथ में ये उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर काम जरूर करें इसको। डॉक्टर साहब प्रणाम जी। अभी एक छोटा सा जिनकी प्रश्न था। मौतें हो रही है उनके लिए क्या कंपनसेशन सही रहेगा डॉक्टर साहब? देखिए 2 बातें इसके ऊपर, दो बातें इसके ऊपर, है ना। जो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये हो रहा है, निश्चित तौर से उसको फांसी से कम की सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। फांसी तो ये एक मतलब न्यूनतम है, उससे बड़ी कोई सजा होती नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो अपराध जो हुआ है उस अपराध का नेचर इतना बड़ा है, ये तो पूरी मानवता को कलंकित करने वाला अपराध हुआ है। ये इसके लिए मास मर्डर शब्द भी छोटा पड़ता है, इसके लिए जिनोसाइड शब्द भी छोटा पड़ता है। हमारे लिए ऐसा कोई शब्द नहीं बना है डिक्शनरी में कि ये इतना बड़ा अपराध हुआ है। तो निश्चित तौर से आज नहीं तो कल परसों वो उनको फांसी भी होगी, पेड़ों पर लटकाया भी जाएगा, सार्वजनिक तौर से भी होगा। लेकिन जब तक ये काम होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें कई वर्ष निकल जाते हैं। एक तत्काल जो काम हो सकता है वो ये होता है कि उन लोगों को आप कुछ न कुछ मुआवजा दें। अब दोनों काम होंगे, उनको फांसी पर भी लटकाया जाएगा और मुआवजा जो उसको मिल सकता है जितना भी दे, तो कम से कम जनता को ये तो समझ में आएगा कि यार उनके साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार ये वैक्सीन था। कम से कम ये बात लाखों करोड़ों को समझ में आएगी, तो उनको समझाना भी जरूरी है। अगर आपने 1 लाख लोगों को भी मुआवजा दिला दिया तो कम से कम 100 करोड़ लोग जाग जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब ये वैक्सीन, ये जो मेरे साथ जो वैक्सीन से हुआ वो भी अपनी बात उठाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी चीज को पकड़ने के लिए अगर आप हाथी पकड़ना चाहते हैं तो हाथी पकड़ने के लिए पहले गड्ढा खोदना पड़ता है, गड्ढा खोद करके उसको ढकना पड़ता है, उसके ऊपर घास डालनी पड़ती है, उसके बाद 25-50 लोग मिलकर के हाथी को ढोल नगाड़े बजाते हैं, उस दिशा में लेके जाते हैं, फिर हाथी खड्डे में गिरता है, फिर हाथी पकड़ में आता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे काम पहले से करने पड़ते हैं। वो सब काम हम लगातार किए जा रहे हैं। अब मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं छोटे से गांव में रहता हूँ जिसमें 99% लोगों ने वैक्सीन ली है, और उसमें से अब जो युवान बच्चे या बच्चियां है उनके कुछ डेथ्स हो रही है, और ज्यादातर लोगों को पैरालिसिस या अन्य घुटनों की बीमारी, बहुत से अन्य साइड इफेक्ट्स हुए हैं। तो लोग तब से भी नहीं मानते थे कि हम बोतल वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं, सुनते नहीं थे। आज जब साइड इफेक्ट्स उनको दिख रहे हैं वो मान रहे भी, लेकिन वो अगेंस्ट में हम किसके जाएंगे, कहाँ पे लड़ेंगे, ये बहुत से सवाल उनके हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि हम तो बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, बिकॉज मैं कर्नाटका स्टेट बीदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में जुड़ा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। हाँ, अभी ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है, अभी ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे साथ रहिए। हम सरकार से जब मांग करते हैं वो सबके लिए करते हैं। जब सरकार घोषणा करेगी कि भैया जिसके साइड इफेक्ट हुआ सब अपना नाम लिखवा दो, तो आप लोगों से पहले से बताइए कि भैया ऐसी बात हो रही है, सरकार से मांग चल रही है, इसको आप समर्थन दीजिए, इसको बड़ा मूवमेंट खड़ा कीजिए, इसके ऊपर 1 लाख 2 लाख 10-20 लाख मिलकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर से सरकार को मजबूर होकर के घोषणा करनी पड़ेगी। तो जिनसे ये आप बोलिए कि जिस चीज को साइड इफेक्ट हुआ वो अपनी लिस्ट बना कर रखें, ऐसी कोई घोषणा हो तो तुरंत उस पर वो शामिल हो जाए।
डॉक्टर तरुण जी, यहाँ अभी जो एक सवाल आ रहे ध्यान थे, आकर्षित करवाना चाहता हूँ आप सभी का। हम केवल WHO का ही अपोज क्यों करें? ये W से शुरू होने वाली सारी संस्थाएं हमारी बैरन है, महाबैरन है। आप इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह लो, है ना, WHO कह लो, जितना भी W से शुरू हो रहा है, और ये हमारा भ्रम है कि हम आज आजाद है। इट्स जस्ट ए ट्रांसफर ऑफ पावर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स फ्रॉम व्हाइट ब्रिटिशर्स टू ब्लैक ब्रिटिशर्स। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण किसी ने भी बताया, जलियांवाला बाग में गोली मारने वाले भारतीय हिंदुस्तानियों को गोली मारने वाले हिंदुस्तानी थे। तो हमारे समाज में ये जागरूकता उस समय भी आई थी क्या कि हम ये पुलिस वाले की जो नौकरी, जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के क्यों ना मारे? हम क्यों उधम सिंह जनरल डायर को मारने के लिए वहां तक चला गया, है ना? तो ये सोचनीय विषय जो है, ये सोचो तो एक उचित दिशा में सोचो। हम अभी भी सिस्टम में रह के सिस्टम का विरोध करेंगे तो सिस्टम तो कभी भी अपने पैरों तले हमें रौंदने के लिए तत्पर है। किसी न किसी रूप में रौंद दिए जाओगे। और हम आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचेंगे ना, क्यों ना हम सिस्टम को ही जूती बना के पहन ले, क्यों ना हम अब तक हम जनता का, हिंदुस्तानियों का भेजा फ्राई करके सरकार ने खा लिया है पिछले 3 साल से। अब सरकार का भेजा होना और प्लेट हमारी होना, इससे कम पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दिशा और दशा बदलो। ये सिस्टम में रह के तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। एक और गांधी पैदा हो जाएगा, एक और नेहरू पैदा हो जाएगा, फिर उसको एक अच्छी सी पोस्ट दे दी जाएगी और फिर उसको नेता घोषित कर दिया जाएगा। फिर अगले 99 साल के लिए फिर से लीज पे मिल जाएगा भारत। यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए, इसमें 2 बातें हैं ना। आपने जो बातें कही कि जितने भी WHO के अलावा, मैं अभी ये बात कह चुका हूँ, शायद आप लेट जुड़े हैं और आपको पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिर कहना चाहता हूँ, जितनी भी वैश्विक संस्था है, चाहे वो WHO हो, चाहे UN हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, जितनी भी संस्था है, ये सब के सब संस्थाएं विकासशील देश और अर्धविकसित देशों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए हैं। विकसित देशों की साजिश वाली संस्था है, हमें इन किसी भी संस्थाओं में नहीं रहना है। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने एक बात कही कि क्यों नहीं हम पुलिस को मारे, है ना, क्यों नहीं हम प्रशासन को मारे, है ना। देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। ये सिविल वॉर है, इसी को सिविल वॉर कहते हैं कि जब लोग जो है अपने प्रशासन को मारना शुरू कर देते हैं या पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अब ये लेकिन क्या होता है कि कोई भी बात जब होती है, जब युद्ध जो होता है, तो युद्ध में हमेशा दोनों पक्षों को नुकसान होता है। जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। आप समझ के चलिए कि एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना थी, एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना थी। 11 और 7 अक्षौहिणी का अलग अलग मतलब होता है। अगर मान लो 1 लाख भी मान लो, तो एक तरफ 11 लाख थे, एक तरफ 7 लाख थे। 18 लाख लोगों ने युद्ध लड़ा। वो युद्ध जब समाप्त हुआ तो 18 लोग जीवित बचे, बाकी सब मारे गए। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम अपने ही पुलिस वालों भाइयों से लड़ते हैं या अपने ही प्रशासन के लोगों से लड़ते हैं, तो निश्चित तौर से उनका काउंटर अटैक भी हमारे ऊपर आएगा। ये तो महाभारत से भी बड़ी महाभारत हो जाएगी, एक सिविल वॉर हो जाएगा। और लेकिन इस युद्ध को टालने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण गए थे और बोले कि भैया हमें 5 गांव दे दो, 5 गांव दोगे हम संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है ना। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कितना बड़ा नरसंहार हो जाएगा। सोचिए, हिंदुस्तान में कितने सरकारी कर्मचारी है, कई करोड़ सरकारी कर्मचारी। अगर हम ऐसा शुरू कर देंगे तो ये बहुत बहुत बड़ी बात, दोनों ओर से नरसंहार हो जाएगा, पूरा देश ही खत्म हो जाएगा, इतनी मारामारी और काटफास हो जाएगी। तो हमें शांतिपूर्वक तरीके से मांग करनी चाहिए। सरकार से हमें कहना चाहिए कि देखिए, हम किसी भी युद्ध को टालना चाहते हैं और किसी भी संभावित संघर्ष को टालना चाहते हैं, किसी भी सिविल वॉर को हम टालना चाहते हैं। हमारी ये छोटी छोटी मांगे सिर्फ इसलिए है कि आपको अपनी गलती का एहसास करा दें हम कि आप गलत थे, और साथ में कुछ कंपनसेशन दे दें। तो ये बात को यहीं पर रोका जा सकता है। लेकिन अगर सरकार ने अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो हमारी जो छोटी छोटी मांगे वो नहीं मानी, तो निश्चित तौर से हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं, अगर लोग शुरू कर देंगे तो कौन किसको रोक पाएगा? हम तो किसी को रोक नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा तरुण जी, यहाँ एक्चुअली अधिकार आपको थाली में परोस के कोई नहीं देने वाला है। उतने ही अधिकार आपके झोली में गिरेंगे जिसके लिए आप तत्पर रहेंगे संघर्ष के लिए। आप संघर्ष वाला रास्ता ही अंतिम रास्ता है। और हम क्यों ना सरकार कोई जूती बना के पहन ले हमारी। देखो, सब लोग देखो, अपनी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए।
जूती बना के पहनने का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल पा रहा है। आप उस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं, बात को समझिए, शब्दों को स्पष्ट कीजिए। हाँ, स्पष्टता से ज्यादा स्पष्टता से यदि कहे तो क्यों ना हम एक जैसा सिविल डिसोबीडियंस है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है तंत्र क्या करता है, हम इस तंत्र से ही बाहर निकल जाए। हम अपने आप को स्वयं घोषित एक मिनी सरकार के रूप में बर्ताव क्यों ना शुरू कर दे। हम खुद ही सरकार है, हमें सरकार की क्या जरूरत है? सरकार से हम है या हमारी वजह से सरकार है? तो क्यों ना हम खुद ही एक मिनी सरकार के रूप में बर्ताव शुरू कर दें। हम एक इस तरीके का डिसोबीडियंस, बिकॉज लॉ इज ऑल्सो रिटन इन बिटवीन द लाइन्स। और दरखास्त क्यों करनी है आपको विनंती क्यों करनी है भाई? ये आपका एक मनुष्य के रूप में ये आपका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, और ये हनन आगे भी चलता रहेगा जब तक आप सिस्टम को फॉलो करोगे। तो सिस्टम गारंटीज नथिंग, ओनली द पैटर्न एंड द वर्किंग स्टाइल ऑफ सिस्टम विल चेंज। जस्ट अब एक भ्रम यह है कि हम आजाद देश है, तो आजादी तो ही नहीं अभी भी, वरना क्यों एलिजाबेथ के मरने पे हमारा झंडा झुका रहेगा? क्यों बिल क्लिंटन से आके आपके गवर्नमेंट आरबीआई के गवर्नर से मिलता है? इस पे कोई बोलना नहीं चाहता, इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। आरबीआई इटसेल्फ इट्स नॉट ए बैंक एट ऑल, इट्स जस्ट ए कंपनी, इट्स ए कॉर्पोरेशन। तो ये जब तक हम डीएनबी साइट पे जाके देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए ट्रस्ट। तो ये क्या आप कह रहे हैं? यदि अब की बार जो बात होनी चाहिए ना, वो नॉट ए ट्रस्ट, फॉर वंस एंड ऑल होना चाहिए। इट्स फॉर वंस एंड ऑल होना चाहिए। इट्स ए कंपनी, ओके, इट्स ए कंपनी, एंड इफ इट्स ए कंपनी तो व्हाई वी आर what has the company to do with my personal life? I am a soul embodied in a human body, and I have my rights given by the universe. हम कहीं आपका सवाल खत्म हो गया तो बातें करें आप सवाल अपना। हाँ जी, अब मैं विराम देता हूँ, आप कहिए। हाँ जी। तो सिविल डिसओबीडियंस कुछ कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, एक मिनट इनका मैं जवाब दे दूं। हाँ, आपका नाम क्या है जो अभी नेक्स्ट बोल रहे हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मुंबई से। सिद्धार्थ जी, बस हाँ, एक मिनट वेट कीजिए, मैं इनका जवाब देके फिर आपकी बात पे आते हैं, है ना। देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी एक आपकी बात सही है, लेकिन दैट इज लास्ट वन, है ना। जब हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो निश्चित तौर से सिविल डिसओबीडियंस तो अपने आप ही हो जाएगा। जब लोगों की बातें नहीं मानी जाएगी तो लोग अपने आप ही जो इन लोगों सरकारों की बातों को मानना बंद कर देंगे, है ना। तो हम सिविल डिसओबीडियंस तो पक्का करेंगे हम। ये तो अगर सरकार को हमारी बात समझ नहीं आती है तो वो कहीं ना कहीं है तो हमारे सेवक हैं। तो ऐसी स्थिति में सिविल डिसओबीडियंस भी हो सकता है इस देश के अंदर, वो एक सिविल वार भी हो सकता है इस देश के अंदर। तो सरकारों को उसके पहले एक चेतावनी देनी आवश्यक है। सरकारों को बताना बड़ा जरूरी है कि भैया देखिए, आप लोग सुधार कर लीजिए, आप लोग सुधर जाइए। नहीं सुधरेंगे तो निश्चित तौर से उनको पता है कि भाई अगर संख्या बढ़ती है, जब सिविल डिसओबीडियंस के लिए आपके पास करोड़ों लोग होने चाहिए, तो वो एक दिन में इकट्ठे तो होंगे नहीं, वहां तक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। तो वो मैसेज, वही काम चल रहा है अभी जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कई सारे लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लोगों को जगा भी रहे हैं, लोगों को यूनाइट भी कर रहे हैं, इकट्ठे भी कर रहे हैं, लोगों को आगे के लिए योजना बता रहे हैं, आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। कल को सिविल डिसओबीडियंस हो सकता है, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए ही ये तैयारी होती है। कोई भी काम रातों रात एक दिन में सिविल डिसओबीडियंस नहीं खड़ा हो सकता, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो निश्चित तौर से ये पहले का फाउंडेशन चल रहा है, तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, अभी जो कर्नाटक में जो सरकार की जो योजना है उस हिसाब से तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम चालू हो रहा है, तो फोर्टिफाइड फूड सभी लोग खाने ही वाले हैं, क्योंकि 90% लोग तो राशन पे अभी जिंदा है ना। तो उसमें तो जीएमओ आ ही गया ना। हम अपने देश से खिलाए या दूसरे देश से फूड लाके खिलाए? आपका सवाल क्या है? ये तो आपने बताया, सवाल क्या है आपका? अभी जो दूसरी उनकी योजना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट से जनरेट होने वाले है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार सभी पॉलिसीज देने वाली है। तो ये तो आपने एक सूचना बताई, आपका क्या सवाल है? अगर हम इस वैक्सीन, अभी जो वैक्सीन के अगेंस्ट में हम लड़ने वाले हैं, तो जब ये सभी सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट बंद करने के लिए कुछ कहेंगी या और कोई वैक्सीन डोज लाएगी, तो ये जनरली लोग लेने ही वाले हैं ये सर्विस लेने के लिए। तो आप ये कहना चाहते हैं हम कुछ नहीं करें, बंद करना, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, स्पष्ट कीजिए ना। नहीं सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हमें कुछ तो भी स्ट्रिक्ट
लड़ाई के तौर पर उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए, ना कि कंपल्सरी से कुछ होगा। नहीं तो आप क्या लड़ाई करना चाहते हैं बताइए, आप स्पष्ट कीजिए क्या लड़ाई करना चाहते हैं। तरुण सर, सर सॉरी टू डिस्टर्ब, सर सॉरी टू डिस्टर्ब। जी इसमें मैं पाटिल अपनी साहब बात का रखना कहना चाहूंगा। ये है कि वो उनका एजेंडा तो चलेगा, देखिए इनकम भी उन्हीं नहीं, का बहुत एजेंडा है। सारे लोग बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब किसी एक को परमिशन दीजिए, सब बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। देखिए सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते थे। सिद्धार्थ जी, हाँ आपकी बात। सिद्धार्थ जी को हाँ ले लीजिए। हाँ, तरुण जी बहुत बहुत नमस्कार, और डॉक्टर अभय जी आपको भी नमस्कार। जी और सबसे पहले तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा अभी कोई भाई साहब ने मरने मारने की बातें की थी, जी जी जिसका मैं सख्त विरोध करता हूँ, क्योंकि जी पुलिस जी वालों के साथ हमारा जो रिलेशन अभी तक रहा है मुंबई में, वो बहुत अच्छा रहा है, हमें बहुत सपोर्ट मिला है उनसे। अब ये पुराना टाइम 1947 वाला टाइम नहीं है। अभी पुलिस वाले भी समझने लग गए हैं, और किसी विभाग ने इनफैक्ट आजाद नगर जो पुलिस स्टेशन है वहां पे अवेकन इंडिया मूवमेंट के सदस्यों को गिरफ्तार करने की भी बात की थी, जिसे पुलिस ने पूरी तरह खारिज किया और बिल्कुल उनको मना कर दिया कि हम लोग उनको कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है कि हम उनको गिरफ्तार करें। वो लोग सूचना फैलाते हैं और अपना काम ठीक कर रहे हैं, तो हमें काफी अच्छा सपोर्ट है। अंबर जी उस बात के गवाह है, उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और प्रोटेस्ट भी हमने किए, उसमें काफी पुलिस का भी सपोर्ट था। तो ये बिना मतलब कि वो जो सिविल वॉर वाली बात है उसका मैं पूर्णजोर से विरोध करता हूँ। धन्यवाद, बस इतनी बात। हाँ सिद्धार्थ जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए अगर सिविल वार होता है तो वो भी हमारे लोग हैं, है ना। चलो पुलिस में तो एक आदमी होगा, लेकिन उसका बेटा हो सकता है मेरा दोस्त हो या आपका दोस्त हो, या उसी की बेटी किसी के घर में शादी भी हो रखी होगी। अब बात को समझिए, है ना। हम एक सिविल वार नहीं कर सकते देश के अंदर, हमें तो प्यार से अहिंसा से ही अपनी बात को कहना होगा। तो उसके हम प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमने बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में ही बात करी। मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। कोशिश इस बात की पूरी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का वार हो वो अल्टीमेटली दोनों पक्षों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है, तो युद्ध की बात हम न करें। और अगर ऐसा कुछ होना ही है, ऐसा कुछ होगा तो बात की अलग बात है। पहले हमारा सारी कोशिश सारा ध्यान अहिंसात्मक तरीके से एक प्रोटेस्ट के तरीके से शांति से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से हम भी सहमत है। आई थिंक अभी हमारे 1.25 घंटे तक हो गए। 1-2 सवाल और बाद में हम विराम लेंगे। जितने भी नए लोग जुड़े वो बाद में बात करें। हाँ कोई बात नहीं ना, क्यों जो नए लोग हैं ना वो अभी जानकारी ले, एक बार समझे कि क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, हम लोग कब से काम कर रहे हैं, क्या है। हाँ वो पहले जानकारी। हाँ पहले जानकारी ले। वंदे मातरम। हाँ जी वंदे मातरम। वंदे मातरम सर जी। नाम जो भी लोग सुन रहे, शांताराम। सचिन शांताराम। हाँ अच्छा शांताराम जी कैसे हैं? पश्चिम बंगाल से? नहीं सर, महाराष्ट्र से हूँ, नासिक। अच्छा नासिक से, ठीक है जी। जो भी लोग सुन रहे थे अभी, जो भी लोग आपके साथ बोल रहे थे, उनको किसी को ज्यादा खबर नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। आप तो सुना भी नहीं है ज्यादातर। तो सबको यही कहना है कि पहले व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप बनाए, आपकी वीडियो पोस्ट करे और थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आपका थोड़ा प्रचार करे, तब फिर ग्रुप बढ़ेगा, फिर जानना मतलब समझ जाएंगे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बस मेरा यही कहना था। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शांताराम जी। जो नए लोग जुड़े उनको लग रहा है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, उन्हें पता नहीं है वो सब हो रहा है, वो सब करते आ रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है, पिछले कई सालों से हम लोग लगे हुए हैं। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ, जो नहीं जानते हैं, वो पहले अपना रिसर्च वर्क करें, कौन काम कर रहा है, कितने टाइम से काम कर रहा है, किसने कितना काम किया, कैसे काम किया, क्या क्या समस्या आई। उसके बाद में अगर उनके कोई सवाल होगा तो निश्चित तौर से उनका भी उत्तर देंगे। अभय जी, ये सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सचिन जी को ले लीजिए एक बार ना। सचिन जी काफी टाइम से बात करना चाह रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। मैं सचिन बात कर रहा हूँ पुणे से। जी जी जी। सर अपना ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके आगे जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया था और उससे जो नुकसान हो गया, तो उसका कंपेंसेशन के लिए मैंने कलेक्टर को एक लिखे मतलब ये दिया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अर्ज दिया है। जो अपना आम्बरकोरी की
और अपना जो डॉक्टर क्या एडवोकेट ओझा जी, जो उन्होंने जो एक ड्राफ्ट बना के दिया था, उस ड्राफ्ट को मैंने वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में प्रेजेंट किया है लास्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गया। तो उनका मेरे को आंसर मिलना अभी बाकी है। 2-3 बार मैं जाके आया हूँ। तो उनका कहना है कि मेरे पास में कोविड के रिलेटेड 35,000 फॉर्म मिले हैं, पर तुम्हारा पहला ही एक एप्लीकेशन है कि जो इस तरह से मिला है, और इससे आप क्या साबित करना चाहते हो, क्या मिलना चाहते हैं? कुछ मिलने वाला नहीं है, आप हमारा टाइम सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक स्टेप उठाया है ना। आप भले पहले नंबर के हैं, लेकिन आप जो पहला व्यक्ति होता है वही महत्वपूर्ण होता है। बाद में लोग आते रहेंगे, आपको देख करके और लोग आते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने एडवोकेट नीलेश ओझा सर से बात की है। उनसे बढ़िया वकील, उनसे अच्छा वकील आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। वो इतने अच्छे इंसान हैं, वकील भी अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं, आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। तीसरी बात, आपने अंबर जी की बात की, अंबर जी आपके साथ में है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। अंबर जी का आपका साथ मिला हुआ है तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके साथ अंबर जी है, आपके साथ में एडवोकेट ओझा सर हैं, और आप खुद इस चीज को लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर से काम होगा। आप खुद पे विश्वास बना कर रखें। पहला आदमी ही क्रांति लेके आता। आप पूरे मगर महाराष्ट्र में भी पहले हैं तो आप वहां से क्रांति लेके आएंगे, और लोगों को बताते रहिए कि हमने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, अब ये करेंगे। आप भी आओ, आप अकेले लड़ेंगे थोड़ी मुश्किल होगी। आप 50 शो को तैयार कीजिए कि भैया तुम भी फॉर्म भरो, तुम भी फॉर्म भरो, और फिर उस पुलिस वालों को बोलो देखो भैया कल तक अकेला था, आज 50 और आ गए हैं, और अभी तुम सुनवाई नहीं करोगे तो 500 और आ जाएंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, करते रहो। आपको लीगल फाइट भी करना है और जमीन पे फाइट भी करना है, प्रोटेस्ट भी करना है। आप यहाँ भी समर्थन दीजिए, 4 जून का भी समर्थन कीजिए। लोगों को बताइए कि दिल्ली में जो जा सकता है वो 4 जून को पहुंचे, और साथ में जो लीगल फाइट कर रहे हैं वो भी करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी। अच्छा, ये एक मैडम कौन है? मैडम को ले लीजिए। मैडम काफी टाइम से कोशिश कर रही है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मुझे तो लगा आज 30-40 मिनट पास होंगे। कैसे आपने बोला 1 घंटा, मुझे लगा 1 घंटा कैसे पास होगा, यहाँ तो टाइम 2 घंटा होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, हाँ मेरा हाँ जी। अच्छा तो मेरे अच्छा हम लोग अवेकन करते, मैंने कई डॉक्टर हमको मतलब कांटेक्ट किया और उनको बोला, तो कई डॉक्टर कहते थे कि उनको वैक्सीन के बारे में पता था, वो दे वर अगेंस्ट द वैक्सीन बट दे वर इन फेवर ऑफ मास्क। तो वो बोलते हैं कि मुंबई पुणे ऐसे बड़े शहरों में तो बहुत पोल्यूशन है, तो मास्क पहनना चाहिए, मतलब हेल्दी आदमी के लिए भी अच्छा है अगर वो मास्क पहने। तो ऐसे डॉक्टर कैसे, मतलब हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं? ऐसे डॉक्टर क्या आप बोलोगे? हाँ, उनको आप ये बोलिए, उनको आप, हाँ मेरे पास भी शिकायत पहले भी आई है। ये जो आपने बात की, हम 3-4 साल से काम कर रहे थे, हमारे पास कोई नया सवाल नहीं है, वो सब चीजें पहले आ चुके हैं, हम समाधान कर चुके हैं। ऐसा ही एक डॉक्टर मुझसे टकरा गया था, मेरे से भी डॉक्टर टकरा गया था। बोला यार डॉक्टर साहब, कम से कम मास्क से, ये पॉल्यूशन से तो बचेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आप पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं तो ये आपको जो पॉल्यूशन से बचने की आपके बात में दिमाग 2020 में आई है क्या? 19 में क्यों नहीं आई? 18 में क्यों पॉल्यूशन कम था? 17 में पॉल्यूशन कम था? तो बेसिकली उनसे पूछिए कि आप ये सिर्फ पॉल्यूशन का बहाना कर रहे हैं या आप गाइडलाइंस के पालन करने के लिए बहाना ले रहे हैं। अगर पॉल्यूशन था तो 18 के अंदर भी था, 17 में भी था, 16 में भी था, तब क्यों नहीं लगाया आपने मास्क उसको? तो वो बेसिकली पॉल्यूशन का बहाना ले रहे हैं ताकि उनको सरकार से कोई प्रताड़ना ना मिले, कोई पुलिस वाले आके इनको हाइड नहीं करे, कोई उनके ऊपर कोई केस नहीं हो जाए। वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं। उनको आप समझिए कि आप पॉल्यूशन का बहाना कर रहे हैं। अगर आप पॉल्यूशन के पक्ष में होते तो आप पहले भी लगाते और ये महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद भी लगाएंगे, है ना। तो इसलिए आप जब उनको आप ये बात समझाएंगे तो वो आपकी बात को मानेंगे, बोले हाँ हम बहाना कर रहे हैं, तो फिर वो आपका मास्क हटाएंगे। ओके। और दूसरा एक आपके आंदोलन में केम ट्रायल्स का भी मुद्दा रहेगा क्या? और एक पॉइंट है, मिलिट्री के जो भी बड़े बड़े अफसर रहते हैं ना, एक बख्शी साहब करके है, MP से है शायद, बहुत अच्छी बात करते थे। उनसे कोई ऐसे अपने इधर से है क्या कि जाके मिले? क्योंकि मैंने जब भी मिलिट्री के जो लोगों का नंबर मुझे मिला और मैंने उनके साथ बात करने की कोशिश की, बख्शी साहब नहीं और कोई लोग है, तो वो लोग ऐसा उल्टा बात करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग को सब पता है और ये जानबूझ के मतलब वो सामने वालों को शामिल है क्या? तो ऐसे बख्शी साहब जो लोग रहेंगे तो हमारे एक बात आपने बोली, कैम्पटेल की बात बोली, है ना। अभी हम जिस 11 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं उनके साथ में काफी लोगों ने और मुद्दे बताया है। कैम्पटेल का मुद्दा बताया है, GMO का मुद्दा भी सामने आया है, हार्ट का मुद्दा भी सामने आया है। लोगों ने कहा है कि भैया
सोने चांदी के सिक्के दोबारा चलने चाहिए, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा होनी चाहिए। उसके बाद में और भी कई तरह के मुद्दे हमारे सामने लोगों ने डिस्कशन किए हैं। तो ऐसा नहीं कि 11 मुद्दे ही रहेंगे, भविष्य में ये मुद्दे बढ़ सकते हैं। अभी आपने सजेस्ट किया, कई लोगों ने सजेस्ट किया, हम 4 जून को चर्चा करेंगे, वहाँ प्रस्ताव रखेंगे। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अगली बार जो होगा 4 जून के बाद में, उसमें मुद्दों की संख्या बढ़ जाएगी। और भी कोई मुद्दा आपके दिमाग में है, निश्चित तौर से हम खुले दिमाग से, खुले दिल से इस पर चर्चा करेंगे, है ना। और यही आपने बात की आर्मी की। दूसरी बात, आर्मी के साथ हमारा कोई विशेष इतना संपर्क नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कई लोगों से बात करने की, लेकिन आर्मी का एक माइंड सेटअप अलग होता है। वो बस यस नो राइट लेफ्ट, उनका इतना ही दिमाग होता है, सदी उनके पास ज्यादा सोचने की ताकत होती नहीं है। बस चलना है तो रुकना है, क्योंकि वो एक प्रकार का रोबोटिक बिहेवियर करते हैं। उनको समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमने कुछ आर्मी के लोगों को समझाया है तो वो मान गए हैं। और हम कोशिश लगातार करते रहेंगे तो कहीं कहीं वो लोग हमारी बात को स्वीकार करेंगे। ओके, ठीक। डॉक्टर साहब मैंने कहा लगता है 2 घंटे होने आए हैं। और वैसे आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही और मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि 1 घंटा कैसे पास होगा, अब तो 2 घंटे होने आए। तो अब मुझे लगता है कि शायद अब समय हो गया है। अच्छा ठीक है, एक सजेशन देना था यहाँ पे जी। बिल्कुल बताइए। हाँ, आपको लास्ट मौका दिया। हाँ लास्ट मौका। चेतन जी बोलिए। कंपनसेशन, हाँ, जिसको भी वैक्सीन कंपनसेशन, जिसको भी साइड इफेक्ट हुआ है, जिनको भी केसेस करने हैं, और जिनका भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू जो भी लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल करे। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट का वॉलंटियर हूँ। वेबसाइट पे भी मेरा नाम और मोबाइल नंबर है, ठीक है। चेतन मेरा नाम है, चेतन गावड़े। मेरा मोबाइल नंबर है 8879592924। कोई भी क्वेरीज हो, कलेक्टर से क्या बात करना है, कौन से उनको डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस सब का जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। और हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कंपनसेशन अगर फाइल करते हैं, पूरे देश भर से अगर हम 100 या 150 भी फाइल करते हैं, तो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की समिति बैठकर हम उस पर हम कंपनसेशन निकलवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से हम उसके ऊपर। चेतन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ, आप कुछ और कहना चाहते हैं, जल्दी बताइए, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया ना। वही तो हम 100 से 150 अगर केसेस करते हैं पूरे भारत भर से, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बहुत अच्छी जजमेंट बैठकर वहाँ पे सुनवाई हो सकती है और सारे केसेस पूरे भारत भर से उसमें टैग हो सकते हैं और उसमें जल्द से जल्द कंपनसेशन मिल सकता है। और जो अधिकारी है, आधार पूनावाला बिलगेट्स है, वो जल्दी जेल में जाने की संभावना है। तो किसी को भी क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं बिल्कुल ठीक है। आप लोग सबको दोबारा सुन लीजिए। ये चेतन जी हैं, चेतन जी एआईएम के वर्कर हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे आप जुड़िए। और भी लोग हैं एआईएम के जो काम कर रहे हैं। एआईएम इस मुद्दे को लेकर के एक लीगल बैटल लड़ रहा है और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। एआईएम बहुत अच्छी तरीके से काम को कर रहा है। एक लीगल काम वो कर रहे हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों की तरफ से सरकार पे जबरदस्त प्रेशर बिल्डअप होने वाला है। और हम कोई अलग नहीं है, हम साथ हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। अंबर भाई भी हमारे साथ में है, एडवोकेट ओझा सर भी हमारे साथ में, हम उनके साथ में, वो हमारे साथ में है। अलग नहीं है, बस ठीक है, एक लीगल फाइट भी होनी चाहिए, पब्लिक फाइट भी होनी चाहिए। हम मिलकर काम करेंगे। और कोई भी अगर लीगल फाइट करना चाहता है तो एआईएम के पास अपनी टीम भी है, लोग भी है, लीगल एक्सपर्ट्स भी है, वहां से जाकर के फाइट करें। 50, 100, 200, 500 केस अगर हो गए देश के अंदर तो पूरी की पूरी शासन प्रणाली हिल जाएगी। उसके बाद तो मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट को भी कोई न कोई कमेटी गठित करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, जायज बात है, सही बात है, मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। थैंक यू। हेलो, अब बंद करें मेरे ख्याल से। सर चेतन सर का नंबर दोबारा रिपीट किया जाए तो अच्छा होगा सर। चेतन जी अपना नंबर एक बार दोबारा बताइए। ग्रुप में सेंड कर देंगे, वो ग्रुप में सेंड कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। अभी बहुत टाइम हो गया, अभी सर ने बहुत टाइम दिया अपने को। दो घंटे ओके सर, थैंक यू सर, ग्रुप में दे दीजिएगा सर। ठीक है सर, ओके। अच्छा, ये वीडियो सबको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी भेज दीजिएगा ताकि लोग इससे उनके सवाल जवाब भी सब हो जाएंगे एक साथ में। जो नहीं आ पाए वो भी सुन लेंगे, अपना सवाल जवाब समझ लेंगे उस चीज को ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कोठारी सर जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, आपने ये पूरा बनाया कि हमें लोगों से बात करनी है, लोगों के साथ चर्चा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको धन्यवाद और आपकी जो पूरी एआईएम की जो टीम है उस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगला 4 जून का जो हमारा प्रोटेस्ट है उसमें
AIM का पूरा सहयोग मिलेगा। तो 4 जून हम मिलते हैं और तब तक ये जो आंदोलन को और भी मजबूत करते जाएंगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व होके, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके इसको मजबूती पे लेके जाएंगे और सक्सेसफुल करेंगे। धन्यवाद सबको।